हेलो गाइस। अभी मैं डेली 2-3 वीडियोस डाल रहा हूँ, पर इतने एफर्ट करने के बाद भी यार वाईटी मेरी वीडियोस को पुश नहीं कर रहा। इसीलिए प्लीज़ आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको हाइप कर दें और नेक्स्ट पार्ट के लिए 700 लाइक्स और 120 कमेंट्स कर दो। मैं ले आऊँगा। मेरे बगल में बैठी हुई वो लड़की काम के दौरान खौफ से कांपते हुए अपनी जगह पर खड़ी हो गई और एकदम धीमी आवाज में मुझसे बोली, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं टीचर को बता दूंगी। हान जियोक्सी ने अपना भौकाल दिखाते हुए बहुत जोर से और घमंड में हंसकर कहा कि जा जाकर बता दे टीचर को, किसको परवाह है। वांगमो, तेरी तो अब पूरी तरह से वाट लग गई, चैन की तरह गेम बजा देगी। लिन नैया की आंखों में मेरे लिए बस मजाक था। वो बोला, ओ ए नीच चोर, क्या तू इतना नल्ला है कि एक किताब भी नहीं खरीद सकता। उसने किताब को हाथों में उठाया और मेरे चेहरे के ठीक सामने लाकर घमंड में इधर उधर हवा के अंदर बहुत तेजी से लहराने लगा। मैंने इसे कल ही सड़क से खरीदा था। इसकी कीमत 3 युआन है। क्या तू इसके लिए भी लालची हो गया? तू सच में 2 कौड़ी का भिखारी है। सन्नाटे में जुयू अपनी जगह पर खड़ी होकर बोली, मो ने इसे नहीं चुराया है, मुझे ये किताब मिली थी, मैंने ही उसे ये टीचर को वापस देने बोला था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और बोला, जुयू तू इस फट्टू पर तरस खा रही है, तुझे बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चोर हमेशा चोर ही रहता है, जो चोरी नहीं करता वो कभी चोरी नहीं करता। इतनी भसड़ क्यों मचाना? मान लेते हैं कि जैसा तू कह रही है वैसा ही है और तुझे सच में ये किताब मिली थी, तो फिर तूने खुद जाकर इसे टीचर को क्यों नहीं दिया? जुयू गुस्से से पूरी तरह लाल हो गई थी। उसकी नजरें डर से एकदम पक्की हो गई थीं और बोली, मेरी सीट टीचर की डेस्क से बहुत दूर है, अगला पीरियड क्लास मीटिंग का ही है। मैंने बस सुविधा के लिए ऐसा किया था। अचानक लिन नैया की आवाज़ बहुत खौफनाक हो गई। जुयू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात करने की? क्या तू अपनी जिंदगी से परेशान हो गई है? क्लास की घंटी बज गई लेकिन क्लास टीचर नहीं आई। मॉनिटर ने आगे बढ़कर जुयू को रोकने की पूरी कोशिश की। लिन ने उसे इग्नोर किया और मुझे बहुत ही नीची नज़र से घूरते हुए बोला कि चैन की के साथ पंगा लेना तेरे लिए काफ़ी नहीं था, जो अब तू जुयू को भी फंसा रहा है। तू सच में बहुत बड़ा चालू इंसान है। लिन ने बहुत जोरों से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए क्लासरूम से सीधा बाहर निकाल दिया। बाहर का पूरा दालान एकदम खाली पड़ा था। मैं क्लासरूम के पीछे वाले दरवाजे के पास दुबक कर बैठ गया। मेरी आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा गया और मैंने आंखें बंद कर लीं। ताज़ा खून मेरे माथे से निकलकर मेरे गालों पर बहने लगा और फर्श पर टपक गया। हान जियाक्सी ने मेरी इस खराब हालत को देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने मेरे सिर पर लात मारी। हान जियाक्सी, रुक जाओ, मैंने चैन की को यहाँ बुला लिया है। जू शूकिंग की कांपती हुई आवाज़ पूरे स्कूल की उस बड़ी सी बिल्डिंग में बहुत जोर से गूंज रही थी। हान जियाक्सी ने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया और ठीक उसी समय उसकी नजरें चैन की उन ठंडी और खौफनाक काली आंखों से टकरा गईं। वो खौफ के मारे कुछ कदम पीछे हट गई। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। चैन की, तुम वापस आ गई। मैंने तुम्हारी शिकायत नहीं की थी। चैन युआन मेरे पास आया था, पर मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। मैं भी उसके पास कभी नहीं गया। मुझे पता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझ पर पनौती लग गई। मेरे सारे के सारे बनाए हुए प्लान एकदम खराब हो गए। बस थोड़ा सा ही बचा था, लगभग तुम्हारी ही वजह से वो सारे प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। मुझे तो लगता है कि चैन की का दिमाग सटक गया है। अगर वो शुरू में पागलों की तरह मुझे परेशान नहीं करती तो आज ये भसड़ कभी नहीं मचती। चैन की मेरे कान के पास आई और धीरे से बोली, तुम्हारे जैसी रुकावटों को तो मार देना चाहिए। मैंने उसकी तरफ बिना किसी परवाह के देखा। मेरी आंखें पूरी तरह से खाली थीं। वो तुम्हें भी मेरे साथ उस नर्क में नीचे घसीट कर ले जाएगा। चैन की ने हल्के से मेरे चेहरे को थपथपाया और एक एक शब्द साफ साफ बोलते हुए कहा कि मैं तो पहले से ही नर्क में हूं। फिर वो उठी और सीधे क्लास में वापस चली गई। वो बस मुझे और सबक सिखाने ही वाले थे कि जू श्यूकिंग दौड़कर मुझे बचाने आ गई। तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? उसका खून बह रहा है, क्या तुम उसे जान से मारना चाहते हो? उसे अपने घाव पर पट्टी बंधवाने के लिए जल्दी से अस्पताल ले जाने की जरूरत है। जू श्यूकिंग, क्या तू 4 स्टार ग्रुप के खिलाफ जाना चाहती है? क्या तुझे सच में लगता है कि हम तेरा भी गेम बजा देंगे और तुझे पूरी तरह से खत्म कर देंगे? जू श्यूकिंग डर के मारे पूरी तरह कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक पक्का इरादा साफ दिख रहा था। 4 स्टार ग्रुप लाई परिवार का है और चाचा लिन उस 4 स्टार ग्रुप के सिर्फ एक मामूली से कर्मचारी हैं। क्या तुझे लगता है कि 4 स्टार ग्रुप तुम्हारे जैसे कर्मचारियों के लिए किसी इंसान की जिंदगी को एकदम 2 कौड़ी का समझेगा? या फिर ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने अपने दोस्त को बचाया कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता मेरे पिता को निशाना बनाएं? अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो ठीक है, जाकर कर लो। मुझे भी देखने दो कि क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बिना वजह भसड़ मचाने की वजह से मेरे पिता को निशाना बनाने के लिए आपस में हाथ मिलाएंगे। लिन नैया की आंखें गुस्से से फट गईं। उसने अपना हाथ उठाया और वो जू श्यूकिंग को मारने ही वाला था कि हान जियोक्सी ने गुस्से में भरे हुए उस लिन नैया को रोक लिया। उनके पिता स्कूल के इन छोटे मोटे मामलों की वजह से कभी भी जू हुआगुओ से पंगा नहीं लेंगे। जू हुआगुओ सोने की खदानों को कंट्रोल करता है। भले ही वो लोग जू परिवार को नया पैसा कहते हों, पर वो जू परिवार के साथ काम करने से बच नहीं सकते। उन्हें तो अक्सर उनके साथ अच्छे रिश्ते भी बनाकर रखने पड़ते हैं। उन दोनों के जाने के बाद वो बहुत देर से गायब क्लास टीचर अचानक आ गई और बोली, जू किंग वांग को अस्पताल ले जाओ। वो डॉक्टर एक जवान पीएचडी की हुई महिला थी। उसने पूछा कि ये इतना बुरा कैसे हो गया?
तुम तो अभी इतने छोटे हो, इसका तो तुम्हारे चेहरे पर पक्का एक निशान रह जाएगा। अस्पताल के उस बिस्तर पर मेरा चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। मेरा सिर पट्टियों से गोल गोल लिपटा हुआ था और मेरी आंखें थोड़ी लाल हो गई थीं। इस बार मैंने जू शूकिंग को अपने करीब आने से बिल्कुल नहीं रोका। हो सकता है कि मैंने जू यू को भी इस भसड़ में घसीट लिया हो। जो इंसान बहुत लंबे समय से अंधेरे में रहता है, वो भी कभी कभी रोशनी की एक किरण अंदर आने की दुआ करता है। दोपहर के खाने के समय मैंने अपना फ़ोन उठाया। नए मैसेज 99 से ज़्यादा दिखा रहे थे। मैं ये जी के बारे में सोच रहा था। मैंने जल्दी से अपना फ़ोन खोला और उसकी चैट पर टैप किया। उसने लिखा था, नुओ नुओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। नुओ नुओ, क्या तुम अभी बहुत ज़्यादा बिजी हो? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? आजकल मेरे घर में बहुत सारे नए लोचे हो रहे हैं। इसी वजह से मैंने पिछले कुछ दिनों में तुमसे ज़्यादा बात नहीं की। कुछ दिन पहले तो मुझे अपना फ़ोन छूने तक की परमिशन नहीं थी। मुझे किसी और का फ़ोन मांगना पड़ा था। स्क्रीन पर भरे हुए उन मैसेज को देखकर मैं खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। मैंने लिखा, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मुझे चोट लग गई थी, इसलिए अस्पताल जाना पड़ा। क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? मैं उन्हें सबक सिखाने में तुम्हारी मदद करूंगी। क्या तुम सच में इतनी खुखार हो? थोड़ा शांत रहना ही बेहतर होता है। ये जी ने बहुत देर तक सोचा और फिर जवाब देने से पहले थोड़ी हिचकिचाई और बोली, मैं धीरे धीरे बदल जाऊंगी। नुओ नुओ, मैं सच में तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मैंने कहा। मैं अपने फ़ोन को गले लगाकर मुस्कुराने लगा। डिब्बे में रखा खाना लगभग अछूता ही था। जू शुकिंग ने अपना खाना खत्म किया और खाने के बाद उसने वो डिब्बा सीधा कचरे में फेंक दिया। उसने अपना सिर घुमाया और इत्तेफाक से एक प्यार में पड़े हुए लड़के की वो प्यारी सी मुस्कान देख ली। तुम प्यार में पड़े इंसान की तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहीं तुम सच में प्यार में तो नहीं पड़ गए ना? मैंने एकदम बेबाकी से जवाब दिया। हम बस एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं कॉलेज से पहले किसी भी रिश्ते में नहीं आऊंगा। जू शुकिंग बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई और थोड़ी उदास लग रही थी। नुओ नुओ, क्या तुमने कभी भी बदला लेने के बारे में सोचा है? हाँ, मैंने पागलों की तरह इसके बारे में बहुत सोचा है, लेकिन इंसान को सच्चाई को मानना ही पड़ता है। मैंने ज़बरदस्ती एक कड़वी मुस्कान दी। तो अगर तुम्हें सच में बाद में कभी बदला लेने का मौका मिले और तुम उन्हें बचाने वाली ताकतों को तबाह कर सको, तो मैं तो एक झटके में उनका गेम बजा दूंगा। क्या तुम बदला लोगे? मैंने कहा। मैं लूंगा। मेरी आवाज़ एकदम शांत थी, लेकिन मेरी आंखों में ऐसा पक्का इरादा दिख रहा था जो पहले कभी नहीं था। स्कूल के डॉक्टर ने घर जाने से पहले शाम 6 बजे तक मुझे अपनी निगरानी में ही रखा और जू शुकिंग को उसका बटलर 5:30 बजे ही ले गया था। सर्दियां एकदम पास आ रही थीं। सड़क किनारे वालों ने अपनी दुकानें लगा ली थीं। माहौल देखकर ऐसा लग रहा था मानो सुबह के 3 बज रहे हों। आसमान में एकदम उदासी छाई हुई थी। घर जाने वाली वो गली हमेशा शांत रहती थी। मैं जैसे जैसे अंदर गया, मुझे एक भसड़ सुनाई दी। बुढ़िया, तेरा पोता स्कूल में हर रोज़ हमसे बहुत बुरी तरह पिटता है। क्या तुझे पता है कि वो अक्सर रात को घर क्यों नहीं आता? क्योंकि हम उसे स्कूल के बाथरूम में बंद कर देते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाता है। ऐसा लगा जैसे मैं किसी बर्फ के ठंडे तहखाने में हूँ। ठंड के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं किसी पागल की तरह दौड़कर घर गया। सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो घर का टूटा हुआ बल्ब था। वो हमेशा घमंड में रहने वाले जालिम लोग वहां मौजूद थे। केक का ठेला पूरी तरह से हर जगह बिखरा था और मेरी दादी को उन नीच लोगों ने जमीन पर धक्का दे दिया था। उनके बाल एकदम सफ़ेद थे और सूनी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दादी रोते हुए गिड़गिड़ाई, तुम मोमो को परेशान नहीं कर सकते, वो तुम्हें सारे पैसे दे देगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मोमो को मत सताओ। ये सुनकर उस छपरी हान जियोक्सी ने अपनी आंखें घुमाई और उस चुड़ैल ने मेरी दादी के हाथों पर लात मारी और बोली, किसे चाहिए तुम्हारे बदबूदार पैसे? दादी लात खाकर नीचे गिर गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और भयानक भारी निराशा थी। उनका चेहरा दुनिया की मशहूर पेंटिंग जैसा लग रहा था जिसमें दर्द का सबसे काला रंग भर दिया हो। मेरी खोपड़ी सटक गई और मैं आगे भागा। मैंने जियोक्सी और लिन्नाई को जोर से जमीन पर धक्का मारा। मैंने जल्दी से अपनी दादी का हाथ कसकर पकड़ा और उन्हें सहारा देकर ऊपर उठाया। मेरे उस जोरदार धक्के की वजह से लिन्नाई जमीन पर जा गिरा और उसके सिर पर एक लाल सूजा हुआ गुंबद निकल आया। हान जियोक्सी लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हटी और पागलों की तरह चिल्लाई, वांगमो, क्या तू पूरी तरह पागल हो गया है? क्या आज सुबह चेन क्यूई ने तेरी जो वॉट लगाई थी वो सबक काफ़ी नहीं? तेरी तो सच में बहुत हिम्मत बढ़ गई है। ए बदबूदार बुढ़िया, क्या तुझे पता है आज हमने तेरे इस लाडले पोते का सिर बुरी तरह फोड़ दिया था और देख अभी भी इसके सिर से खून बह रहा। वो डायन जोर जोर से हंसने लगी। मैंने गुस्से से अपने दांत पीसे और मुट्ठी भींच ली। मुझे उन नीच लोगों से नफरत हो रही थी। तभी अचानक एक गर्म आंसू मेरे हाथ पर गिरा। मैंने नीचे देखा तो मेरी दादी की आंखें रो रोकर पूरी तरह सूज चुकी थीं और वो बेचारी अभी भी कांपते हुए माफ़ी मांग रही थी। मोमो, मुझे माफ़ कर दो। मेरी तो खोपड़ी सटक गई। उन्हें लग रहा था कि गरीबी की वजह से उसके पोते ने ये पनौती गले बांध ली है। मेरा दिल इतना दर्द कर रहा था कि मुझे सांस लेना भी बहुत भारी लग रहा था। मैंने जल्दी से अपनी दादी को एक स्टूल पर बिठाया और बोला, दादी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप लोड मत लो, अब सब खत्म हो गया है, आगे सब ठीक होगा, चिंता मत करो। तभी वो चुड़ैल चेन क्यूई, जो अब तक बिल्कुल चुपचाप तमाशा देख रही थी, वो अचानक एक खौफनाक हंसी हंसते हुए बोली, वांगमो, तू तो सच में बहुत उम्मीद पाले है। हमारा आगे का रास्ता अभी बहुत लंबा है। ये सुनकर दादी गुस्से से पूरी तरह कांपने लगी। वो बेचारी जोर जोर से हवा के लिए हाँफ रही थी और उनका सीना बहुत तेजी से कांप रहा था। तभी उस पोपट लिन्नाई ने अपना नल्ला सिर रगड़ा और भी ज्यादा जोर से हंसते हुए बोला, क्या ये बुढ़िया मरने वाली है? अगर ये मर भी गई तो इसमें हमारा कोई लोचा नहीं होगा। हमने तो कुछ किया ही नहीं है। ये बुढ़े लोग इतनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, इसे सच में चिल मारना सीखना चाहिए। इतना गुस्सा मत कर बुढ़िया कि तेरी जान निकल जाए। ये सुनकर मैं अचानक खड़ा हुआ।
मैंने जमीन पर पड़ा बेलन उठाया और बिना सोचे समझे लिन नाई के सिर पर दे मारा और चिल्लाया, क्या ये गर्व की बात है जो तू नीच गैरकानूनी चीजों के बारे में बकवास कर रहा है? तू इन बातों पर शेख ही बघार रहा है। लिन नाई, तुम लोग सच में असली शैतान हो और तुम सब मरने के लायक हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ मोमो, मेरी दादी लड़खड़ाते हुए उठी। वो अपने इस गुस्से से पागल पोते को रोकना चाहती थी, लेकिन उनके सामने सिर्फ एक खत्म न होने वाला अंधेरा था। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने लाचारी और दर्द से अपना चेहरा ढक लिया। उन्हें किस्मत की इस नाइंसाफी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या ये सारी सज़ा उनके खुद के हिस्से में नहीं आ सकती थी? आखिर उनके इतने अच्छे पोते को इन खौफनाक चीज़ों से क्यों गुजरना पड़ रहा था? उस नल्ले लिन नाई की डरावनी चीखें उस छोटी सी गली में लगातार गूंज रही थीं। उसके उस गहरे घाव से ताज़ा खून किसी फव्वारे की तरह तेजी से बाहर बह रहा था। वहां मौजूद हर कोई सुन्न था। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि वांग मो वापस लड़ने की हिम्मत करेगा। तुम लोग जल्दी आओ और इस पागल को पकड़ो, ये मुझे मार डालेगा। मैं बस आज बुरी तरह पिटकर मरने ही वाला हूं। मैं सच में आज बुरी तरह पिटकर मर जाऊंगा। हान जियोक्सी होश में आई और उसने वांग मो को पीछे खींचने की कोशिश की। वो कमजोर और दुबला पतला लड़का। मुझे नहीं पता कि अचानक मेरे अंदर इतनी खतरनाक ताकत कहां से आ गई थी। उन दोनों को अलग करना नामुमकिन हो गया था। वांग मो, तू सच में पागल है। क्या तुझे लगता है हम पुलिस बुलाएंगे? तुम लोग पुलिस बुलाने की बात कर रहे हो? मुझे तो ये सुनकर हंसी आ रही है। तुम मुझे रोज पीटते हो और वीडियो बनाते हो, फिर भी तुम जेल नहीं जाते, तो मैं जेल क्यों जाऊं? मैंने पागलों की तरह हान जियोक्सी पर वो डंडा घुमा दिया। किनारे खड़ी मेरी दादी इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो जोर जोर से रो रही थी। मोमो, बस कर, उन्हें और मत मार बेटा, कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। चेन क्यू ई काफी देर से ये सब तमाशा देख रही थी। वो उस खून से लाल आंखों वाले लड़के के पास चलकर गई और बोली, आज के लिए इतना भौकाल बहुत काफी है। फिर चेन क्यूई अपने चमचों को पूरे एटीट्यूड के साथ वहां से दूर ले गई। लिन नाई और हान जियोक्सी एक दूसरे को सहारा देते हुए वहां से खिसक लिए। उन सभी लोगों में से लिन नाई की सबसे बुरी तरह वॉट लगी थी। उसके सिर में 3 गहरे गड्ढे हो गए थे और उसका पूरा शरीर नीले पड़े चोट के निशानों से भरा हुआ था। चेन क्यूई ने घूरकर देखा, क्या हम पुलिस बुलाएं और वांग मो को सीधा जेल में सड़ने के लिए डलवा दें? मैं चोटों से भरा हुआ हूं, इसे 1 साल की जेल भिजवाने के लिए ये तमाशा काफी होगा। वो अपना कॉलेज का जरूरी एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दे पाएगा। चेन क्यूई अचानक रुकी और लिन नाई की तरफ देखा। उसकी वो ठंडी और खौफनाक नजर बस उसके चेहरे पर एक बार घूमी। वो नजर उसे बुरी तरह डराने के लिए काफी थी। लिन नाई की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई और वो डर के मारे हकलाते हुए बोला, मैं तो बस एक सुझाव दे रहा था। स्टॉल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। दादी ने लड़खड़ाते हुए उस दुबले पतले लड़के को कसकर गले लगा लिया। वो बेतहाशा रो रही थी। ये सब मेरी वजह से है। मैं एकदम नकारा हूं कि मेरे इतने अच्छे पोते को इतनी बड़ी बेइज्जती और भयानक तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही है। मैं चिल्लाया, दादी लोड मत लो, इसमें आपकी गलती नहीं है। वो लोग बहुत ही नीच हैं। आप मेरे लिए दुनिया में सबसे अच्छी हैं। मैंने भर्राई आवाज़ में उन्हें कसकर गले लगाया। मेरे माँ बाप का बहुत पहले ही तलाक हो गया था और माँ ने दूसरी शादी कर ली। मेरा बाप जुआ खेलता था और उन दोनों को मैं बोझ लगता था। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तभी उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। माँ के जाने के बाद वो मुझसे मिलने कभी भी वापस नहीं आई। मेरा बाप साल में बस एक बार वापस आता है और उसके लौटने का इकलौता मकसद दादी की केक बेचकर कमाई हुई वो सारी मेहनत की रकम लूटना होता है। ऐसा नीच इंसान है। अगर मैं कभी उसके थोड़ा सा करीब जाने की कोशिश करता तो बदले में मुझे सिर्फ मार पड़ती थी। धीरे धीरे माँ बाप से मेरी उम्मीदें टूटती गईं और मुझे इस बेरहम अकेलेपन की पक्की आदत हो गई। मेरी दादी का दिल टूट गया और वो बहुत बुरी तरह रोने लगी। मोमो, मुझे तुम्हारा ट्रांसफ़र किसी दूसरे स्कूल में करवाने दो। हम अब इस मनहूस स्कूल में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे। हम किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे, वहाँ किराए पर कमरा ले लेंगे और तुम आराम से वहीं स्कूल जा सकोगे। ये सब सुनकर मेरी आंखें लाल हो गईं। मैं उन्हें ये कड़वा सच कैसे बताता यार कि मैं कहीं नहीं जा सकता। स्कूल वालों ने मुझसे एक घटिया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। अगर मैं स्कूल छोड़ता हूँ तो मुझे हर्जाने के रूप में उन्हें पूरे 10 लाख युआन देने पड़ेंगे। दादी, 10 लाख युआन हम जैसे गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। चेनका को ट्यूशन पढ़ाने और स्कूल के बोनस के पैसों को मिलाकर मेरे पास बस 1 लाख युआन ही बचे हैं। दादी, आप लोड मत लो सब ठीक है। कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम बस आने ही वाला है। मेरे मार्क्स इतने कड़क हैं कि मुझे पक्का सिंघुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल ही जाएगा। आप जरूर देखना, जब वो टाइम आएगा तो हम दोनों एक साथ शान से बीजिंग चलेंगे, ठीक है? दादी ने वांगमो का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, बेटा मोमो, वो नीच लोग बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है सच में। अगर तू इस घटिया स्कूल में ऐसे ही रुका रहा तो वो छपरी तुझे सिर्फ परेशान ही करेंगे। मेरी बात मान ले, मुझे तेरा ट्रांसफर दूसरी जगह करवाने दे। पैसों का लोड तू बिल्कुल भी मत ले बेटा। क्या हमने इतने सालों तक हर मुसीबत का डटकर सामना नहीं किया है? जब तक तू मेरे साथ एकदम सुरक्षित है तब तक दुनिया में कोई भी काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है मोमो। ये सुनकर मेरे आंसू तुरंत बहने लगे और मैं रो पड़ा। दादी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो ना। हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। कॉलेज के उस एंट्रेंस एग्जाम में बस आधा साल ही तो बचा है और स्कूल में भी मेरे साथ सब कुछ इतना बुरा नहीं है। दादी को धीरे धीरे कुछ बड़ी गड़बड़ होने का पक्का एहसास हो गया। मोमो, मुझे बिल्कुल सच सच बताना, क्या कोई कांड हुआ है? क्या इसी वजह से तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते हो? क्या वो स्कूल वाले तुम्हें जाने नहीं दे रहे हैं? दादी, मैंने स्कूल के साथ एक पक्के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है। अगर मैं वहाँ से पढ़कर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता हूँ तो स्कूल वाले मुझे 5 लाख युआन का भारी बोनस खुशी से दे देंगे पक्का। लेकिन अगर मैंने अभी बीच में अपना स्कूल बदला और वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो हमें स्कूल को हर्जाने के रूप में 10 लाख युआन देने होंगे। ये सुनकर मेरी दादी कुछ पल के लिए एकदम शांत हो गई। बिल्कुल। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने एकदम पक्के इरादे के साथ कहा,
हम अपना ये घर बेच देंगे और अगर फिर भी पैसे कम पड़े तो हम सीधा बैंक से एक बड़ा लोन ले लेंगे। लोड मत ले दादी, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मेरी दादी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। वो बस यही चाहती हैं कि मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहूं। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता। तुम पहले ही इतनी बुरी तरह सताए गए हो। टीचर परवाह नहीं करते, स्कूल और पुलिस को कोई परवाह नहीं है। इस कांड से तुम्हारे दिमाग पर कितना गहरा सदमा लगेगा जब से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें छोड़ा है। मेरी जान तो हमेशा सूली पर ही अटकी रहती है। मुझे अपने पोते को एकदम स्वस्थ और खुशहाल बड़ा करना है। मैंने रोते हुए अपनी दादी की बात मान ली और बोला, दादी मैं कॉलेज जाते ही पक्का कोई ना कोई पार्ट टाइम काम ढूंढ लूंगा ताकि मैं खुद पैसे कमाकर इस भयंकर बड़े कर्ज को पूरी तरह से चुका सकूं। आसमान में वो चमकीले तारे बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से टिमटिमा रहे थे, जो देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। वो चाँद अपनी चमक खो चुका था और घने बादलों के पीछे छुप गया था। मुझे महसूस हुआ कि मैं भी एक ऐसा इंसान हूं जिससे इस दुनिया में कोई बहुत ज्यादा प्यार करता है। मेरा आने वाला भविष्य पक्का एकदम सीधे और आसान रास्ते जैसा होगा। दिसंबर में जब मेरी दादी ने पैसे जुगाड़ लिए तो वो सीधा उस विदेशी भाषा वाली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से मिलने चली गई। वो प्रिंसिपल के ऑफिस में एक सांप की खाल वाले थैले को कसकर पकड़े बैठी थी। प्रिंसिपल बोला, मिसेज, जो शायद आपको असली माजरा नहीं पता, जिस बच्चे ने इस एग्रीमेंट पर साइन किया है उसे कोई भी दूसरा स्कूल कभी भी एडमिशन नहीं देगा। ये सुनकर दादी अपनी लाठी के सहारे झटके से खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, आप मेरे पोते को स्कूल बदलने क्यों नहीं दे रहे हैं? तुम सच में कोई इंसान नहीं हो? तुम मेरे जैसी एक अंधी और बूढ़ी औरत पर अपना फालतू का रौब झाड़ रहे हो। तुम हमारे साथ ऐसा नीच और घटिया बर्ताव बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ऐसा कौन सा कानून है जो कहता है कि मेरा पोता अपना स्कूल नहीं बदल सकता? प्रिंसिपल बोला, दादी जी थोड़ा चिल मारिए। अगर आप उसका नाम कटवाना चाहती है तो ये आराम से हो सकता है, लेकिन मैंने आपको इन सब लफड़ों के बारे में पहले ही अच्छे से बता दिया था। अगर कोई और स्कूल वांग मो को नहीं लेगा और आप वापस हमारे पास आएंगी तो हम भी उसे नहीं रखेंगे। वैसे भी अब कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं। आपको इसके बारे में ढंग से सोचना चाहिए। उस बेचारी बूढ़ी औरत की आंखें एकदम लाल थी और आंसुओं से पूरी तरह भरी थी। वो रोते हुए बोली, प्रिंसिपल साहब प्लीज़ हमारे मोमो का अच्छे से ख्याल रखना। सूरज ढल रहा था, मैं अपनी क्लास की आखिरी लाइन में खिड़की के पास बैठा हुआ था और मैंने अपनी दादी को वहां से जाते हुए देखा। उनका चमड़े का थैला बहुत भारी था और मुझे अंदर ही अंदर समझ आ गया कि मेरा स्कूल बदलने का प्लान बुरी तरह से फेल हो चुका है। ये लोग मुझे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। स्कूल खत्म होने के बाद लिन नई और 2 लड़के गेट पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने जूजू किंग की तरफ देखा और उससे धीमी आवाज में बोला, तुम जल्दी घर भाग जाओ। अगर तुम मेरे साथ रुकी तो ये नल्ले तुम्हें भी परेशान करेंगे। तभी लिन नई ने अपने हाथ उठाए और ताली बजाते हुए बोला, वाह क्या बात है, कितना जिगरी दोस्त है। वांग मो, जब तूने मुझे मारा था तब तो तू बड़ा हवा में उड़ रहा था। ए हकलाने वाली लड़की, अगर तू अभी यहाँ से कल्टी नहीं मारी तो हम तुझे भी बहुत बुरी तरह से पीटेंगे। तभी चेनची ने हाथ हिलाया और तुरंत लोगों का एक झुंड मेरे पास आया और मुझे मेरी सीट से घसीटकर बाहर निकाल लिया। जूजू किंग ने डरकर जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। वो चिल्लाई, तुम इसे ऐसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। तुम आखिर क्या बवाल करना चाहते हो? वांग मो, सच में तेरे अंदर बहुत चर्बी भर गई है। चेनची ने मुझे एकदम खुखार नजरों से घूरा। हमने तुझे यहाँ लाने के लिए भारी कीमत चुकाई है। क्या तुझे लगता है कि तू अपनी मर्जी से आ जा सकता है? ऐसा लगता है कि हमने तुझे अभी तक तेरी औकात नहीं दिखाई है। मैंने चेनची की तरफ देखा और बहुत ही मिन्नतें करते हुए बोला, प्लीज़ जूजू किंग को घर जाने दो। उस लड़की ने मेरी तरफ एकदम पक्के इरादे वाली नज़रों से देखा और कहा, मोमो तुम्हें इसके सामने गिड़गिड़ाने की क्या ज़रूरत है? क्या ये हमारी जान ले लेगी? चेनची की नज़रें अचानक तेज़ हो गई। स्कूल के नीचे 2 वैन खड़ी थी। उसने हमें डिग्गी में ठूस दिया। वो आगे वाली सीट पर बैठी और उसने फ़ोन खोलकर अपने आशिक को आसमान की फ़ोटो भेजते हुए मैसेज किया कि आज का ये शानदार आसमान सच में कितना ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत लग रहा है ना। डिग्गी के अंदर मैं उस भयंकर अंधेरे में दुबक कर बैठा हुआ था। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक धारदार ब्लेड को छुआ। मैंने अपना होंठ काटा और अपनी कलाई को बहुत जोर से काट लिया। मेरी कलाई से ताज़ा खून तेज़ी से बहने लगा। मैंने अपनी कलाई को डिग्गी की दरार के पास कसकर दबा दिया। वो एकदम लाल खून उस दरार से होता हुआ डिग्गी के बाहर बहने लगा था। इस दलदल में मेरा अकेले फंसना काफ़ी है। मैं किसी भी हालत में जूजू किंग को इस रायते में नहीं घसीट सकता। वो ताज़ा खून ज़मीन पर टपकने लगा, जिससे पीछे वाली गाड़ियां सतर्क हो गईं। गाड़ियों ने उस वैन का रास्ता ब्लॉक कर दिया। एक हट्टे कट्टे अधेड़ उम्र वाले आदमी ने पीछे पड़े उस खून की तरफ उंगली उठाई और बोला, क्या तुम लोग किसी को किडनैप कर रहे हो? मैंने पूरी ताकत लगाकर डिग्गी पर जोर से मुक्के मारे और मदद के लिए बहुत जोर से चिल्लाया। मेरी दादी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। ये सुनकर उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। वहाँ धीरे धीरे और भी बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लग गए और वो सब गाड़ी चलाने वाले की तरफ उंगली उठाने लगे। तभी उस भीड़ में से एक पुलिस वाला भी जल्दी से वहाँ आ गया। शीशे से जब उन लोगों ने चेनची का चेहरा देखा तो डर के मारे उनकी हवा टाइट हो गई। अरे ये तो चेन परिवार की मालकिन है, लेकिन फिर भी वो एकदम चुपचाप बैठी रही। उसने गाड़ी के डिब्बे से पैसों की एक गड्डी निकाली और बाहर फेंक दिया। वो बिकाऊ पुलिस वाला सिर हिलाकर मुस्कुराया और भीड़ को वहां से भगाकर हमारी वो वैन दोबारा से अपने रास्ते पर निकल पड़ी। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि हम कितनी देर गाड़ी में चलते रहे। आखिरकार गाड़ी रुकी, किसी ने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे जोर से जमीन पर पटक दिया। मुझे अपने सामने एक खटारा पुरानी फैक्ट्री नजर आई। जूजू किंग को भी जोर से नीचे धक्का दिया गया। उसने सामने का नज़ारा देखा और उसे पल्ले पड़ गया कि चेनची का इरादा क्या था। उसकी हिरनी जैसी आंखों में खौफ भर गया था। लिन नई घटिया तरीके से हंसा, क्या अब तुम्हारी हवा टाइट हो गई है?
जूजू किंग वांग मो का साथ देने के लिए तुम्हारी यही औकात है। तुम दोनों इसी भयंकर सजा के लायक हो लुक हो। जूजू किंग ने लिन नई को गुस्से से घूरा। वांग मो से दोस्ती करना कोई पाप नहीं है। तुम लोग ही एकदम गलत और घटिया इंसान हो जो हमारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर रहे हो। मैंने गुस्से से दांत पीसे और जूजू किंग को जोर से धक्का देकर दूर कर दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी उन घटिया चालों के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है? किंग, तूने कभी मुझे अपना असली जिगरी दोस्त नहीं माना। तू बस मुझे एक गरीब और लाचार फट्टू समझती है ताकि तू सबके सामने अपनी भारी औकात दिखा सके, है ना? इसलिए मेरे पास मत आना बिल्कुल। मैं तेरे इस दोगलेपन से पूरी तरह पक चुका हूं। ये सुनकर शूशू किंग की आंखें लाल हो गईं। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया हो। वो रोते हुए बोली कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मेरी उसकी आंखों में देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने उसे जोर से धक्का देकर लिन नाई की तरफ फेंक दिया। मैंने कहा, अगर तुम्हें किसी को मारना है तो इसे मारो। मेरे पास कोई पावर या पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं उखाड़ सकता। तुम्हें बस मेरा मुंह बंद करना है। मैं हमेशा के लिए चुप रहूंगा। पर यह लड़की एकदम अलग है। ये एक बहुत ही अमीर एक्सू कॉर्पोरेशन की इकलौती मालकिन है। इसके बाप के पास बहुत सारी खदानें और तेल एनर्जी के बड़े बड़े तगड़े रिसोर्सेज पड़े हैं। वो मेरी बात सुनकर पूरी तरह सुन पड़ गई और मुझे एकदम हैरानी से घूरने लगी। तभी ही लान जियांग ने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। वो हंसते हुए बोला, क्या नीच इंसान है, तूने अपनी दोस्त को धोखा दिया। देख लिया ना तूने, हमने तुझे पहले ही क्या बोला था इसके बारे में। ये घटिया इंसान किसी दया या हमदर्दी के बिल्कुल लायक नहीं है। इसे तो सीधा नर्क में जाना चाहिए। इस पोपट को शायद पता भी नहीं है कि हमारा असली टारगेट तो सिर्फ यही था। तो बोल, तेरा क्या सीन है? हमारे साथ काम करने का क्या ख्याल है बे? मैं उस पर जोर से चिल्लाया। तू मेरी किस बात की दोस्त है? तू बस अपनी भारी औकात और पोजीशन का फायदा उठाकर यहाँ आई है ताकि मुझे परेशान कर सके। वो लड़की मेरी बात का असली मतलब थोड़ा बहुत समझ गई थी। उसने अपने होंठ दबाए और धीरे से हाँ में सिर हिलाया। उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हो रहा था। पक्का उसका नौकर उसकी खैरियत पूछने के लिए कॉल कर रहा होगा। चीन केई ने अपनी आंखें हल्की सी छोटी की और अचानक से बोली, तू इतना भी बड़ा ढक्कन नहीं है, इन दोनों को कसकर बांध दो। लिन नाई ये एकदम चौकन्नी हो गई। फिर वो लोग हम दोनों को उठाकर एक पुराने कारखाने में ले गए। उस छोटे से कमरे में ली जिंग ने शक करते हुए पूछा, केई बहन, हम इन दोनों को किडनैप करके यहाँ तो ले आए हैं, पर हम सच में इन्हें मारने तो नहीं वाले। क्या हम सच में कोई बड़ा कांड करेंगे? और वैसे भी हम इस लड़की को यहाँ क्यों लाए हैं? क्या तुम्हारी हवा टाइट हो गई? वो लड़की मेरा बदला उन सबसे जरूर लेगी। ये काला सच और ये राज हमेशा के लिए जमीन के नीचे दफन हो जाना चाहिए। उस रात आसमान के चांद के नीचे चेन के एकदम पागलों की तरह जोर से हंसी। कमरे के अंदर मैंने खुद को रस्सियों से आज़ाद कर लिया। फिर मैंने जल्दी से उसे भी खोल दिया। मेरा दिमाग उस समय एकदम खौफनाक तरीके से शांत था। हम दोनों यहाँ से जिंदा बाहर निकल सकते हैं। मेरे कंधे पर पैर रखना और उस वेंट से बाहर निकल जाना। अगर तू गिरी भी तो तेरी कोई हड्डी नहीं टूटेगी। एक बार बाहर निकलने के बाद बस आगे भागते रहना, बिल्कुल पीछे मुड़कर मत देखना। जब तू किसी सेफ जगह पर पहुंच जाए तो किसी को ढूंढकर मुझे बचाने के लिए भेजना। उसने अपने आंसू रोकते हुए कहा, पर मैं तुझे यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, या फिर तू मुझे यहीं रुकने दे। मैं नहीं जाऊंगी तुझे ऐसे छोड़कर। वो लोग तेरे पीछे पड़े हैं, मेरे पीछे नहीं। मैंने अचानक से उसके कंधों को एकदम कसकर पकड़ लिया और मेरी आंखें फुल कॉन्फिडेंट थीं। मैंने उससे कहा, मेरी आंखों में देख, अगर तू बाहर नहीं गई तो हम दोनों यहाँ मारे जाएंगे। मैं उस वेंट वाली दीवार के पास गया और चुपचाप नीचे बैठ गया। वो मेरे कंधों पर खड़ी हो गई और कूदकर बाहर निकल गई। उसने रोते हुए अपने दांत पीसे और जंगली झाड़ियों के बीच से रेंगते हुए तेजी से आगे बढ़ने लग गई। जब तक वो कारखाना उसके पीछे एक छोटे से काले बिंदु जैसा नहीं हो गया, वो एक बड़े पेड़ के तने से टिक गई और कांपते हुए अपना फोन निकाला। उसमें 20 मिस्ड कॉल थीं। उसने जल्दी से घबराते हुए अपने पापा को वापस कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल तुरंत उठ गया। उन्होंने पूछा, बेटी तू भागकर कहाँ चली गई है मेरी बच्ची? इतनी रात हो गई है और तू अभी तक घर क्यों नहीं आई? वो बोली, पापा जल्दी आओ और मुझे और मेरे उस दोस्त को बचा लो। मेरे उस दोस्त ने मुझे जिंदा बचने का मौका दिया है। वो उन घटिया लोगों का सामना करने के लिए उस सुनसान कारखाने में बिल्कुल अकेला ही रुक गया है। पापा बोले, अपनी लोकेशन जल्दी मुझे भेज दे। तू डर मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। वो चिल्लाई, पुलिस को कॉल मत करना, पुलिस वालों को फोन मत करना। वो सब उन्हीं की तरफ मिले हुए हैं जिसने हमें किडनैप किया है। वो चेन QE है पापा, जल्दी से यहाँ कुछ लोगों को लेकर आओ। वो लोग उसे टॉर्चर करके मार डालने वाले हैं। पापा बोले, ठीक है, तू अपनी लोकेशन भेज, मैं और तेरी माँ तुझे अभी के अभी बचाने के लिए आ रहे हैं। मेरी अच्छी बच्ची, तू बिल्कुल मत डरना। और फिर कॉल कट गया। वो घबराते हुए उस घने जंगल के अंदर एक सेफ जगह देखकर वहीं छुप गई। आसमान उस रात एकदम खौफनाक काला लग रहा था। चांद से रोशनी की एक भी किरण नहीं आ रही थी। बीच बीच में कौवों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। चेन QE ने मुझे एकदम ठंडी नजरों से देखा और कहा, स्टूडेंट वांग, तू बिल्कुल भी बात नहीं मान रहा है। तूने उसे भगाकर मेरा पूरा गेम बजा दिया है। अब मैं तुझे क्या सजा दूं? मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद की और भागने के ख्याल को अपने दिमाग में पूरी तरह खत्म कर दिया। अगर मैं यहाँ मर गया तो मेरी बेचारी दादी का क्या होगा? वो लड़की बोली, तू हमेशा से ही एक पनौती रहा है, क्या तुझे ये बात पता है? उस लड़की ने मेरी कलाई के गहरे घाव पर अपना पैर जोर से रख दिया। मैंने अपनी चीख दबा ली। उस हल्की चांदनी रात में मुझे उसकी नजरों से कोई खौफ नहीं लगा। मैंने पूछा, चेन QE, क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जिस पर तुम लट्टू हो? ये सुनते ही वो एकदम सुन्न पड़ गई। जिस हैंडसम लड़के का चेहरा उसने अपने दिमाग में ना जाने कितनी बार इमेजिन किया था, मेरा चेहरा उसी के चेहरे के साथ एकदम मिक्स हो रहा था। वो अचानक से घबरा गई और बोली, तेरा कहने का क्या मतलब है बे? उसकी आंखों में पल भर के लिए जो गहरा प्यार दिखा, उसे देखकर मुझे बहुत भयानक उल्टी आ रही थी। एकदम घटिया,
मैंने कहा, तो चेन क्यूई तेरी जिंदगी में भी कोई ज़रूरी इंसान है क्या? तेरे जैसी नीच लड़की को भी किसी के सच्चे प्यार और हमदर्दी की कोई भी ज़रूरत है? वो भड़क कर बोली, तू सच में मौत चाहता है? वो बिना किसी बात के घबरा गई। फिर वो एकदम से खड़ी हुई और मुझे बहुत जोर की लात मारकर उस कोने में फेंक दिया। उसने जल्दी से अपनी जेब से फ़ोन निकाला। वो अंदर से घबराकर नुआन यांग नुओ को ढूंढना चाहती थी ताकि उसे थोड़ी शांति और कुछ पल के लिए तसल्ली मिल सके। उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखा और उसका चेहरा एकदम सुन्न पड़ गया। 3 घंटे बीत चुके थे पर उस लौंडे ने अभी तक उसके एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था। चेन क्यूई का दिमाग खराब हो गया और वो फ्रस्ट्रेट हो गई। नो नो, तुम कहाँ हो? प्लीज़ मुझे जल्दी से रिप्लाई करो। क्या कोई लफड़ा या कोई कांड हो गया है? मैं टेंशन में हूँ। हान जियाक्सी एक सहमी हुई सी लड़की को घसीटते हुए वहां आई और बोली, केई बहन, हम उस शूशू किंग को पकड़कर वापस ले आए हैं। हमारा कैमरा भी एकदम रेडी है। क्या आप हमारे साथ ये सब देखना चाहोगी? वो चिल्लाई पतली गली से निकल। उसकी आवाज़ बहुत ही ठंडी थी और वो अपना आपा खो चुकी थी। मैं डरकर कोने में दुबक गया था। लिन नाई यी ने जबरदस्ती कुछ नीली गोलियां मेरे मुंह में ठूस दी। उस वेंट से आती हुई तेज चांदनी रात की रोशनी में मुझे नशे और हैल्यूसिनेशन की वजह से मुझे एक लड़की चांदनी से बनी सफेद और चमकीली टाइलों पर एकदम बेसुध और बुरी तरह मायूस होकर गिरती हुई दिखाई दे रही थी। अपनी आंखें बंद करते ही मुझे उनके घटिया ताने सुनाई दिए। इस पोपट की तो लॉटरी लग गई यार, ये सब कितना मजेदार है। हाँ, मैं बाद में केई बहन से पूछूंगी कि इस वीडियो को कब डालना है। मेरा फोन कोने में गिरा हुआ था और उस पर लगातार नए मैसेज आ रहे थे। क्या नो अपनी पढ़ाई में इतना बिजी हो गया है कि वो मुझे भूल गया है? कोई बात नहीं, तुम बिजी रह सकते हो। वो मेरे मैसेज का पक्का वेट कर रहा होगा। नो, वो दिन कब आएगा जब हम फाइनली एक साथ होंगे? मैं हर दिन बस अपने फ़ोन को देखती रहती हूँ, सिर्फ तुम्हारे एक छोटे से रिप्लाई का इंतजार करती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है। क्या तुम्हें ये बात पता है? आधे घंटे के बाद उस कारखाने के बाहर बहुत सारी गाड़ियों के इंजनों की जोरदार आवाज़ें गूंज उठीं। फिर किसी ने दरवाजे को जोर से लात मारकर खोल दिया। जू हुआगुओ अपने आदमियों के साथ अंदर घुसा। उसके पीछे सुचेंग का टॉप वकील और पूरी पुलिस फोर्स भी थी। एम्बुलेंस के अंदर मैं एक बिना जान वाली कठपुतली की तरह पड़ा हुआ था। मेरी आंखें एकदम खाली और सुन्न थीं, जैसे कोई मरा हुआ इंसान हो। वो एक ऐसा पौधा था जिसकी जान निकल चुकी थी। मेरा फ़ोन कहाँ है? मेरा फ़ोन कहाँ रख दिया तुमने? मैंने बहुत मुश्किल से उठने की पूरी जान लगाकर कोशिश की। मैंने अपना लाइव स्ट्रीम रूम चालू किया और कैमरे को सीधा अपने चेहरे की तरफ घुमा लिया। मैंने अपनी जैकेट उतारी और दुनिया को अपना जख्मों से भरा हुआ शरीर दिखाया। लाइव स्ट्रीम देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्ते। मैं फॉरेन लैंग्वेज स्कूल का स्टूडेंट वांग मो हूँ। पुलिस स्टेशन में उस लड़की ने एकदम रिलैक्स होकर बिना किसी परवाह के अपना फ़ोन देखा। अगले ही सेकंड उसके फ़ोन पर एक न्यूज़ अलर्ट आया। चेन खानदान की अगली वारिस चेन केई पर एक बहुत ही बड़ा इल्जाम लगा है कि उसने अपने क्लासमेट को बुरी तरह बुली किया है, जिससे इंटरनेट पर बवाल मच गया है। चेन केई फ़ोन पर अपना नाम देखकर एकदम से घबरा गई। उसका गुस्सा पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसे अपनी खुद की इज्जत की कोई परवाह नहीं थी, पर उसे डर था कि जिससे वो प्यार करती है उसके दिमाग में चेन केई की कोई घटिया इमेज न बने। उसने अचानक ऊपर देखा और सामने बैठे आदमी को एकदम गुस्से से घूरने लगी। उसने पुलिस वाले से जोर से चिल्लाकर पूछा कि ये खबर बाहर किसने लीक की है। वो दोनों पुलिस वाले पूरी तरह डर गए थे। एक 18 साल की लड़की का ये बहुत खौफनाक एटीट्यूड। उनके रोंगटे खड़े हो गए। सिस्टम हैंग हो गया। चेन केई ने सिर नीचे किया और उस हॉट सर्च पर क्लिक कर दिया। उसने वीडियो में एक जानी पहचानी शक्ल देखी। लाइव स्ट्रीम में उस नंगे लड़के ने अपने खून से लथपथ निशान और अपनी बेइज्जती का सबूत सबके सामने खोल कर रख दिया था। उसके चेहरे पर एकदम शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ खत्म हो जाने वाला खौफ था। क्या तुमने उस डायन का पूरा बयान दर्ज कर लिया है? तभी पूछताछ वाले कमरे का दरवाजा अचानक झटके से खुला और अंदर घुसे दोनों पुलिस वाले हकलाते हुए बोले, कैप्टन वेन, वो छपरी लड़की हमारे साथ बिल्कुल भी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही। चेन के का रुतबा थोड़ा अलग लेवल का है। पुलिस वालों की इतनी औकात नहीं थी कि उसका फ़ोन छीन सकें। तुम और शिया ओवू ये काम संभालो। तुम दोनों सुबह से खट रहे हो, जाकर पहले कुछ खा लो। वेन चुआन ने चुपचाप पेन और कागज उठाया और सीधा जाकर चेन के सामने बैठ गया। उसने भी धीरे से अपना फ़ोन नीचे रख दिया और ताना मारते हुए बोली, कैप्टन वेन, आपका वेन फैमिली ग्रुप न जाने कब से इतना ज्यादा सच्चा और महान क्रिमिनल पुलिस कैप्टन पैदा करने लगा। वेन चुआन, ये फालतू का नाटक बंद कर और मुझे अभी यहाँ से जाने दे। मैं बता रही हूँ, कुछ नहीं उखड़ेगा। अगर तू जबरदस्ती दूसरों के फटे में टांग अड़ाएगा तो याद रखना, तू और तेरी वो पूरी वेन फैमिली बुरी तरह से खत्म हो जाएगी। चुआन ने उसकी हर एक घटिया बात को बहुत ही सफाई से फाइल में एक एक शब्द करके एकदम लाइन से नोट कर लिया। वो अपने अंदर उबल रहे भयानक गुस्से को किसी तरह दबा रहा था। उसके दिमाग से उस लड़के का वो खौफनाक मंजर जो चांदनी रात में सीढ़ियों से गिरे थे जा ही नहीं रहा था। ये सब कांड क्यों? एक और शिकार ने बोला है कि तूने किडनैप किया। देख चेन के, जो भी सच है सीधा सीधा बक दे। फॉरेन लैंग्वेज स्कूल के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसने मक्कारी से बोला, ऑफिसर वेन, मैं बहुत थक चुकी हूँ। कहीं आपका मुझे 3rd डिग्री देकर टॉर्चर करके उगलवाने का कोई प्लान तो नहीं चल रहा है ना? उस डायन के चेहरे पर एकदम भोली सी स्माइल आ गई। उसका वो पहले वाला घमंड और भौकाल एकदम से गायब हो चुका था। चुआन ने गुस्से में अपना पेन बहुत कस के पकड़ लिया और उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी हो गई। नहीं, तू आराम कर ले, 12 घंटे बाद हम फिर से तेरी क्लास लगाएंगे। वो चालू लड़की बोली, मैं तो एकदम शरीफ हूँ, क्या कुछ और फालतू बकवास पूछनी बची है? मेरे दादाजी बस मुझे यहाँ से बाहर निकालने आ ही रहे हैं। ऑफिसर वैन, अगर आपकी पोस्टिंग बॉर्डर पर हो जाए तो कैसा रहेगा? चुआन अचानक से अपनी जगह पर एकदम शांत होकर रुक गया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो बोला, जोर लगा के देख ले। ठीक 5 घंटे बाद उस डायन को बिना किसी चार्ज के छोड़ दिया गया। पूरे इंटरनेट से सारी गर्मा गर्म न्यूज़ और सर्च हिस्ट्री एकदम गायब कर दी गई। वांग मो से जुड़ी कोई भी बात अब इंटरनेट पर बैन हो चुकी थी।
एकदम सिस्टम हिला दिया था। चुआन बेबसी से देखता रहा जब वो डायन बड़े ही भौकाल में लॉकअप से बाहर निकली और जाते जाते उसे एक बहुत ही घटिया और बेइज्जती मारने वाली स्माइल देकर पतली गली से निकल गई। वो छपरी लड़की पुलिस स्टेशन से चौड़ में बाहर निकली और जैसे ही वो अपनी कार में बैठी, अगले ही सेकंड उसकी पीठ पर एक जोरदार डंडा पड़ा। साला ये क्या कांड कर दिया, इतना बड़ा रायता फैला दिया तूने, लड़की ने सिर नीचे करके बोला। दादाजी मुझसे गलती हो गई। वो एकदम शरीफ बच्ची की तरह नीचे सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। वो थाने वाली पागल लड़की से एकदम अलग इंसान लग रही थी। बूढ़े चेन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और वो बोला, चल ठीक है, कोई बड़ा लफड़ा नहीं है। उस लड़के के मुंह पर कुछ पैसे मार और उसके घर वालों से माफीनामा लिखवा ले, बात वहीं दब जाएगी। तेरे कॉलेज के एग्जाम बस आने ही वाले हैं, पढ़ाई पर ध्यान दे। स्कूल में अपनी औकात में रहना, हमारे परिवार की बेइज्जती मत करवाना। वो बोली, दादाजी मुझे सब पता है। और फिर वो महंगी कार वहां से हवा हो गई। उसने अपना सिर नीचे किया और फोन की स्क्रीन पर देखा। सुबह के 5 बज रहे थे। नुआन यांग नुओ ने अभी तक उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया था। वो अपनी विला वापस आ गई और एकदम अंधेरे में चुपचाप बैठ गई। बालकनी की टेबल पर सिर्फ उसके फोन की लाइट जल रही थी। सॉरी, मैं कल रात अचानक हॉस्पिटल में भर्ती था। ये मैसेज पढ़कर उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। उसकी आंखों में अचानक से एक बहुत ही प्यारा सा इमोशन दिखा। क्या कुछ सीरियस है? क्या मैं तुझसे मिलने हॉस्पिटल आऊं? कोई ज़रूरत नहीं है भाई, इतना भी कुछ सीरियस कांड नहीं हुआ है। यानजी, अगर मैं कहूं कि मेरे साथ रैगिंग हुई थी और मुझे नशा देकर जबरदस्ती कुछ गलत काम करवाए गए, तो क्या तू फिर भी मुझसे मिलना चाहेगा? ये पढ़ते ही उस लड़की का चेहरा एकदम सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गईं। वो स्क्रीन पर लिखे उन शब्दों को घूरने लगी। नुआन यांग नुओ, उस छोटे लड़के की आंखों का खौफ उसके दिमाग में घूमने लगा। आज तक उसने जो भी दर्द वांग मो को दिया था, वो सारा भयानक दर्द उसे 10 गुना होकर वापस मिल रहा था। उसके दिमाग में कई सारे अजीब ख्याल आने लगे। क्या उन गुंडों ने उसके प्यार के साथ भी वही सब कांड किया होगा जो उसने उस मो के साथ किया था? जवाब एकदम साफ था। उस डायन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी आंखों से एक आंसू छलक कर नीचे गिरा। उसे अपनी घटिया हरकत पर इतना पछतावा हो रहा था कि वो टूट गई। आखिर ये सब किसने किया? वो एकदम सुन्न होकर स्क्रीन को घूरती रही जब तक कि सुबह का सूरज नहीं निकल आया। अचानक फोन पर एक मैसेज आया। ये बहुत पुरानी बात है, मुझे अब कुछ ठीक से याद नहीं। अगर तुझे लगता है कि मैं तेरी दोस्ती के लायक नहीं हूं तो तू मुझे ब्लॉक कर सकती है। ये पढ़कर उसका दिल बुरी तरह कांप गया। उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आई। उसने अपना सीना पकड़ लिया और बोली, यार मैं सिर्फ तुझसे प्यार करती हूँ। मैंने पहले भी बोला था, तू कैसा भी हो, मैं सच में तुझसे प्यार करती हूँ। मैं हॉस्पिटल के बेड के एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। वो एकदम सिंपल सी बात थी, फिर भी उसे पढ़कर मैं फूट फूट कर रोने लगा। झूकिंग वीआईपी वार्ड में सो रही थी। वो बेचारी पूरी रात भर सो नहीं पाई थी। उसने चुपचाप भोर होते ही चांद को गायब होते हुए अपनी आंखों से देखा। मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने बहुत जोर से लात मारकर खोला। लिन नाई, ये एकदम भौकाल में बोला, ए बुढ़िया, क्या तुझे पता है कि यहाँ असल में माजरा क्या है? तेरा ये पोता इतने सालों से किस भयानक दर्द से गुजर रहा है? मेरी बूढ़ी दादी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उनके चेहरे की घबराहट अचानक से एक खौफनाक दर्द में बदल गई। वो फूट फूट कर रोने लगी और अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। वो रोते हुए बोली, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। मैंने तुरंत अपने हाथ से ड्रिप की सुई निकाली और अपनी दादी को उठाने के लिए बेड से नीचे भाग कर गया। मैंने कहा, नहीं दादी, ये आपकी गलती नहीं है। मैंने उस कुत्ते लिन नाई को जोर से धक्का दिया। साले तुम क्रिमिनल्स यहाँ क्या करने आए हो? लिन नाई ने बहुत ही नीच स्माइल देते हुए कहा, हम यहाँ क्यों नहीं आ सकते? एक क्लासमेट के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है तो जाहिर सी बात है हम मिलने तो आएंगे ही। मैंने चिल्लाकर बोला, निकल जा यहाँ से साले, ये मत सोचना कि अगर पुलिस ने तुझे छोड़ दिया तो तू कुछ भी कर लेगा। पूरी जिंदगी तू ऐसे ही दादागिरी करेगा। लिन नाई अपनी उंगली से अपने बालों से खेलते हुए बोला, किस्मत से हम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही मजे से जो चाहे वो कर सकते हैं। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिस्टर लिन, ये हॉस्पिटल का एक वार्ड है। दरवाजे के बाहर से एक बहुत ही कड़क और भारी आदमी की आवाज आई। लिन नाई का दिमाग एकदम से खराब हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और पुलिस की वर्दी में सामने वेन चुआन को देखा। साले की हवा टाइट हो गई। वो डर के मारे कांपने लगा और वहां से दुम दबाकर ऐसे भागा जैसे भूत देख लिया हो। वेन चुआन के हाथ में गेंदे के फूलों का एक छोटा सा प्यारा सा गुलदस्ता था। उसने वो फूल टेबल पर रखे और नीचे झुककर मेरी बूढ़ी दादी को सहारा देकर हॉस्पिटल के बेड के पास ले गया और उन्हें प्यार से सोफे पर बैठा दिया। मैंने हाथ जोड़कर बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफिसर वेन चुआन ने अपना सिर घुमाया और मुझे देखा। मैं धूप में हॉस्पिटल के कपड़े पहने बैठा था। मेरी आंखों में कभी हार न मानने वाला एक अजीब सा जुनून और हिम्मत थी। मेरी ये हालत देखकर ऑफिसर वेन के दिल में एक बहुत भयानक दर्द उठा और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा था। उसने सोचा कि अगर उन छपरी गुंडों ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता तो मैं भी अपने स्कूल के दिनों में एकदम पॉपुलर लड़का होता जिसके पीछे सारी लड़कियां पागल होती और मेरा भौकाल होता। क्या उन नीच लोगों को अरेस्ट किया जाएगा? मेरी बूढ़ी दादी ने ऑफिसर वेन की बात सुनी और झट से उसका हाथ ऐसे पकड़ लिया जैसे किसी डूबते हुए इंसान को एक तिनके का सहारा मिल गया हो। वेन चुआन वहीं धूप में एकदम शांत खड़ा था और अपनी जिंदगी में पहली बार उसे खुद के अंदर इतनी ज्यादा बेबसी महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बेचारी औरत को क्या जवाब दे। अम्मा, पुलिस को कोई भी केस सॉल्व करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, हमें बस शांति से रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। वेन चुआन ने फैसला कर लिया था कि वो वही करेगा जो उसका दिल कहेगा। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा इस केस में हाथ डालने की। ना तो उसकी कोई हैसियत थी और ना ही पुलिस का पावर, लेकिन फिर भी उसने बोला, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, अपनी सारी समझ और अपने परिवार के रसूख का इस्तेमाल करके इन कमीनों को जहां तक हो सके इस केस में मैं सजा दिलाकर ही मानूंगा। कोई बच नहीं पाएगा। मैंने बिना यकीन के अपना सिर ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा और मुझे तुरंत बात समझ आ गई। मैंने वेन चुआन को इशारा करते हुए मना किया कि भाई तू इस फटे में अपनी टांग मत अड़ा। दादी बोली, आपका बहुत शुक्रिया ऑफिसर,
हम जिंदगी भर तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि हमारे मोमो ने कितनी झंड जिंदगी काटी है। मोमो एक बहुत ही प्यारा बच्चा है। चुआन बोला, मुझे पता है माँ, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। वेन चुआन की आवाज़ एकदम शांत और मजबूत थी। वो असल में मुझे ये बताने आया था कि वो लोग कोई केस दर्ज नहीं करने वाले हैं भाई। लेकिन इस बार उसने सीधे अपने दिल की बात सुनने का पक्का फैसला कर ही लिया था। वैन अस्पताल से बाहर निकलकर चुपचाप सीधा अपने ऑफिस वापस लौट गया था। उसने मेरे साथ स्कूल में हुई उस दादागिरी के सारे कागजात निकाले और उन्हें शुरू से अंत तक बहुत ध्यान से पढ़ा। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बहुत ही तगड़ा और खतरनाक सा विचार आ गया था। ठीक 3 दिन बाद लिन ग्रुप के उस रईसजादे लिन नाई यी द्वारा अपने एक सहपाठी को पूरे 5 साल तक परेशान करने की बुरी खबर सर्च रैंकिंग में एकदम सबसे ऊपर पहुंच गई थी। सर्च रैंकिंग में लगभग 2 घंटे का एक बहुत लंबा वीडियो मौजूद था, जिसमें उसके द्वारा मुझे बुरी तरह परेशान करने की हर एक छोटी बारीकी एकदम साफ साफ दिखाई दे रही थी। बड़े प्लेटफॉर्म्स ने उस वीडियो को हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें पता चला कि वो वीडियो किसी खतरनाक वायरस की तरह है, जो हटाए जाने के बाद भी इंटरनेट पर बहुत तेजी से वापस आ रहा था। उन बड़े प्लेटफॉर्म्स की घेराबंदी के बीच इसने इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले सभी आम लोगों की बागी सोच को बहुत ही सफलतापूर्वक भड़काने का तगड़ा काम कर दिया था। ऑनलाइन जनता का गुस्सा एक बहुत भयंकर लहर की तरह उमड़ पड़ा था। आखिरकार नवंबर के बीच में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों ने पत्रकारों के एक इंटरव्यू को स्वीकार कर लिया और कहा कि वो जनता को एक संतोषजनक जवाब जरूर देंगे। अगले ही दिन मुझे और मेरी दादी को पास के पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वो मध्यस्थता वाला कमरा पूरी तरह से बहुत सारे लोगों से भरा हुआ था और उस बंद दरवाजे के ठीक बाहर चेन क्यूआई और उसके उन कमीने दोस्तों का पूरा ग्रुप चुपचाप खड़ा हुआ था। पहले से जो बात एकदम अलग थी वो ये थी कि चेन को छोड़कर बाकी सभी फट्टू लोगों की आंखें डर और खौफ से पूरी तरह भरी हुई थी। मैंने उस कमरे के कोने की तरफ देखा और वहां मुझे वांग फेंग और क्यू शिनरान दिखाई दिए। वो दोनों मेरे सगे माता पिता थे जो पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से गायब थे। भले ही हम कई सालों से नहीं मिले थे, लेकिन मैं उन्हें पहले ही नजर में आसानी से पहचान सकता था। जब उन दोनों ने मुझे देखा तो उनकी आंखें एकदम लाल थीं। मुझे अच्छे से पता था कि वो यहाँ क्यों आए हैं। मैंने बहुत ही बेरुखी से एक ठंडी मुस्कान दी। तभी मध्यस्थ ने अपनी बात शुरू की। देखिए, स्थिति कुछ ऐसी है। हम समझते हैं कि पीड़ित के परिवार की आर्थिक हालत इस समय सच में बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मिस चेन मुआवजे के तौर पर $20 लाख देने को तैयार हैं। मिस्टर लीन $5 लाख और बाकी सभी लोग कुल $10 लाख का भारी मुआवजा देने के लिए राजी हो गए हैं। ये पूरा मिलाकर कुल $35 लाख होता है। क्या आप समझौता करने के लिए तैयार हैं? अगर आप राजी हैं तो शिकायत वापस लेने वाले इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। लिन और बाकी सभी फट्टू लोगों ने घबराहट के मारे अपनी मुट्ठियां कस ली थी। उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि हालात इतने ज्यादा खराब हो जाएंगे और उनकी इतनी भयंकर वाली वाट लग जाएगी। अगर उन्हें पीड़ित से माफी नहीं मिली तो शायद उन्हें सच में पूरे 1 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। मेरी दादी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा भड़क गई थी। हमें ये नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बस ये चाहते हैं कि ये सारे मुजरिम जेल की चक्की पीसे। हमें इनका एक भी पैसा नहीं चाहिए। माँ, ऐसा मत करो, हर चीज पर आराम से बातचीत हो सकती है। उन्हें मनाने और समझाने के लिए सबसे पहले खड़ा होने वाला इंसान वांग फेंग था। चू शिनरान ने भी बीच में अपनी टांग अड़ाते हुए बोला, अरे मोमो और दादी माँ, आप दोनों इतनी भी ज्यादा जल्दबाजी मत करो। हमारे परिवार की हालत सच में अच्छी नहीं है। दादी एकदम बेरुखी से हंसी और बोली, क्या तुम दोनों यहाँ इस गंदे पैसे के लालच में नहीं आए हो? जैसे ही तुमने इस पैसे के बारे में सुना तुम दोनों दौड़े चले आए। सच में तुम दोनों बेशर्म हो। चेन ने अचानक अपना फोन नीचे रखा और मुझे देखा। सुन, वो पुलिस वाला जिसने तेरी मदद की थी, मैंने उसका ट्रांसफर उत्तर में 38वीं पैरेलल की सुरक्षा के लिए करवा दिया है। मेरे तोते उड़ गए। मैं एकदम सुन्न होकर चेन के उस घमंडी चेहरे को घूरने लगा। सरहद पर पहरा देना हमेशा से ही बहुत ज्यादा मुश्किल काम रहा है। मैं थोड़ा सा झिझका, तभी अचानक से मेरी जेब में मेरा फोन बजा। मुझे एक नया मैसेज आ गया था। छोटे नुओ, नमस्ते, मैं वैन चुआन हूँ। शायद तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते हो, लेकिन अगर वो चेन तुम्हें डराने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल करके तुम्हें ब्लैकमेल करे और तुमसे जबरदस्ती तुम्हारी शिकायत वापस लेने वाले फॉर्म पर साइन करवाए, तो मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की आवाज को ही चुनना मेरे दोस्त। चाहे एक पुलिस वाला बनना हो या फिर सरहद पर बारूदी सुरंग हटाने वाला फौजी बनना हो, ये सब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान की बात है। मातृभूमि की रक्षा करना हमेशा से ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है। उस मैसेज के एकदम नीचे शाम की उस खूबसूरत चमकती रोशनी की एक प्यारी सी फोटो भी लगी थी। उस फोटो में वो आदमी मुस्कुरा रहा था और कैमरे की तरफ अपनी उंगलियों से विक्ट्री का निशान बना रहा था। मैंने अपने आंसू पोंछे और बहुत ही हिम्मत करके ऊपर देखा। मैं इस पर बिल्कुल साइन नहीं करूंगा और मैं उन कमीनों को कभी माफ नहीं करने वाला। इतना कहने के बाद मैं अपनी दादी को लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। शाम को मैंने अपने मेन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करने के लिए अपने कमरे की पीली लाइट जलाई। जब से मेरे साथ ये सारा बवाल हुआ था, तब से स्कूल वालों ने खासकर मुझे ही पूरे 1 महीने की लंबी छुट्टी दे दी थी। तभी अचानक ये जी ने एक मैसेज भेजा, नुओ नुओ, क्या हम दोनों 22 दिसंबर को कहीं बाहर मिल सकते हैं? भाई, मैं सच में तुमसे मिलना चाहती हूँ। हालांकि अभी तुमसे ये पूछना थोड़ा जल्दबाजी लग रहा है। उसके इस प्यारे से इन्विटेशन पर मैंने तुरंत हाँ कह दिया था। चांद की चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने अपना फोन रखा और अंगड़ाई ली। तभी बाहर से बहुत जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अपनी दादी को तसल्ली देने के बाद मैं बाहर गया। चेन के ठीक बगल में चू शिनरान खड़ी थी और उसके पीछे काले चश्मे पहने हुए 1 दर्जन से भी ज्यादा लंबे और खूंखार बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। मुझे देखते ही वो औरत धड़ाम से अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी थी और रोते हुए बोली, मोमो मेरी जान, प्लीज किसी भी तरह अपने उस छोटे भाई की जान बचा लो। तुम्हारे छोटे भाई को भयंकर वाला ब्लड कैंसर हो गया है और उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है। तुम तो जानते हो ना कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कितना ज्यादा पैसा खर्च होता है।
उसके बाद के इलाज में भी सच में बहुत सारा पैसा लगने वाला है। तुम बस यही समझ लो कि मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बहुत ही ज्यादा बुरा किया है। क्या तुम अपने छोटे भाई को बचा लोगे? मैंने अपनी सगी माँ को घूर कर देखा और अचानक मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसा लगता है कि इस औरत के अंदर भी एक असली माँ का प्यार है, लेकिन दुख की बात यह है कि वो प्यार मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। मोमो, क्या तुम उस फॉर्म पर साइन कर दोगे? मिस चेन ने कहा, अगर तुम इस फॉर्म पर अपना साइन कर दोगे तो सब ठीक हो जाएगा, वरना टावर अब और ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। मैंने अपना सिर उठाकर उस तारों भरे आसमान को देखा। मैंने अपने आंसुओं को गिरने नहीं दिया। क्या यह तुम्हारा बदला लेने का तरीका है? चैनकी ने एकदम मासूमियत से अपने हाथ फैलाए और बोली, मैं तो भलाई कर रही हूं। अगर तुम इस फॉर्म पर साइन कर दोगे तो तुम्हें पूरे 35 लाख आराम से मिल जाएंगे और तुम अपने छोटे भाई की जान भी आसानी से बचा लोगे। मेरी बात मानो। ये भला बदला कैसे हुआ? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हें अब इस फॉर्म की कोई जरूरत है। मीडिया, प्रेस और यहां तक कि वीडियो में भी तुम्हारा नाम बिल्कुल नहीं आया था। बिना फॉर्म के तुम एकदम ठीक रहोगे। चैन परिवार तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देगा। उसने ये सब ठंडे दिमाग से बोला, मानो उसका सिस्टम हैंग हो गया हो। मो के अकाउंट पर रातों रात 10 लाख फैन बढ़ गए और वो देश के इतिहास में सबसे तेजी से फैन बनाने वाला बन गया। मुझे बस उसका मुंह बंद करना है। 22 दिसंबर तक इंतजार करो। उस दिन मैं अपने प्यार से मिलूंगी। एक बार मुझे फॉर्म मिल जाए तो मैं इन सब लफड़ों से अपने हाथ धो लूंगी। फिर मैं खुद को एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी और वो अच्छी इंसान बनूंगी जिसे नुओ बहुत पसंद करता है। मैंने हार मानकर एक लंबी सांस ली। मेरी आंखों में बहुत आंसू भर आए थे। मैंने चैनकी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उस नीच औरत के लिए फॉर्म पर साइन करूंगा जिसने मुझे 20 सालों तक एकदम अकेला छोड़ दिया था? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उस फॉर्म पर साइन कर दूंगा? उसे इस बात से बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई और वो ऐसे सिर हिला रही थी जैसे ये होना ही था। तुम चाहो तो साइन मत करो, तुम साइन करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस तुम्हें ये मौका दे रही हूं ताकि तुम तय कर सको कि तुम्हारा भाई बचेगा या नहीं। पहली बार मैंने अपनी आंखों में उस नफरत को नहीं छिपाया और पलट कर बोला कि मैं क्या तय कर सकता हूं। चैन बहुत ताकतवर और रसूख वाली है। किसी की जान बचाना तुम्हारे लिए बस एक शब्द जैसा है। तुम तो बस इस तरीके का इस्तेमाल करके मुझे मजबूर करना चाहती हो ताकि मैं उस फॉर्म पर साइन कर दूं। मिस चैन, उसे बचाना है या नहीं, ये तुम्हारी सिरदर्दी है। अगर तुम भलाई करना चाहती हो तो उसे पूरा करो, वरना तुम पतली गली से निकल लो। वो औरत अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो चैनकी से भीख मांगे। वो बस कांपते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा सकी ताकि मैं बेटे की तस्वीर देख सकूं। वांग फेंग अचानक कहीं से दौड़ता हुआ आ गया। उस औरत के लिए उसके मन में बहुत नफरत थी। उसने चू शुनरान को जोर से धक्का दिया। चू शुनरान, तुम हमारे बेटे के साथ इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? तुम उसके दर्द का फायदा उठाकर अपने बेटे के लिए मज्जा कैसे मांग सकती हो? तुम नीच हो। चू शुनरान ने वांग फेंग की नाक पर उंगली उठाई और जोर से चिल्लाकर उसे गालियां देने लगी। तू तो एक नंबर का जुआरी है। तो फिर तू किस काम का है? एकदम नल्ला इंसान। अगर दादी ने मोमो को अकेले ना पाला होता तो वो बहुत पहले ही मर चुका होता। वो दोनों लगातार पागलों की तरह एक दूसरे से बुरी तरह लड़ते रहे। मैंने बिना किसी भाव के शांति से दरवाजा बंद कर दिया। चैन की भी अपने लोगों के साथ वहां से कट ली थी। 3 दिन आराम करने के बाद मैंने अपना बैग उठाया और वापस स्कूल चला गया। आज उस फॉर्म पर साइन करने का आखिरी दिन भी था। जैसे ही मैंने अपनी क्लास में कदम रखा, लिन नई की वो मजाक उड़ाने वाली बहुत गंदी आवाज जोर से गूंज उठी। पिछली बार जू शूकिंग के साथ क्या तुमने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे मजे लूटे थे? तुझे 35 लाख देना ही बहुत बड़ी बात है, फट्टू इंसान। तुझे क्या लगता है कि तेरी औकात क्या है? 2 कौड़ी के नल्ले इंसान। मेरे हाथ में पेन एक पल के लिए रुक गया, पर मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना काम चुपचाप करता रहा। जू शूकिंग अब स्कूल में बिल्कुल नहीं थी। तभी डेस्क पर एक बहुत जोर की आवाज हुई और क्लास के सबका ध्यान अचानक उसी तरफ चला गया। जू यू एकदम सीधी खड़ी हो गई। उसने लिन नई की आंखों में सीधा देखा। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरे बगल में ऐसा शैतान बैठा है। मुझे इस बात का आज और भी ज्यादा गहरा पछतावा है कि मैं खुद उस शैतान के साथियों में से एक थी। हर बार जब मैं चुप रही, हर बार जब मैंने फट्टू हरकत की, वो वांग मो के लिए क्रूरता थी। इस बार मैं अपनी पुरानी फट्टू हरकतों का प्रायश्चित करने के लिए खड़ी हूँ। लिन नई सिर्फ एक शैतान ही दूसरों के दर्द में ऐसे मजे लूटता है। लिन नई इतना गुस्सा हो गया था कि उसकी आंखें एकदम फट गई थीं। जूयू, तू खुद को समझती क्या है? मैं तुझे एक हाथ से पूरी तरह कुचल सकता हूँ। क्या तू भी मेरे निशाने पर आना चाहती है? क्या तेरा भी दिमाग सटक गया है? बता दे मुझे, मैं तुझे भी अच्छे से देख लूंगा, फट्टू कहीं की। अगले ही पल क्लास मॉनिटर हु युआन भी खड़ी हो गई। क्लासमेट लिन, मुझे भी अपने निशाने पर ले लो, मुझे भी निशाने पर ले लो, मुझे भी अपने निशाने पर ले लो। क्लास में एक के बाद एक बहुत सी आवाजें गूंजने लगीं। मेरी आंखों में अनजाने में ही बहुत आंसू भर आए थे। मैं क्लास में रोना नहीं चाहता था, पर मेरी भावनाएं कंट्रोल से बाहर हो गई थी। मैं अपने दिल की उस फीलिंग को शब्दों में नहीं बता सकता था, लेकिन मेरी जो भी थोड़ी बहुत शिकायतें थीं वो सब हवा में एकदम गायब हो गई थी। लिन नई पूरी क्लास के सामने एकदम सुन्न होकर खड़ा था। वो हक्का बक्का रह गया था कि ये कैसे हो गया। क्या पहले ये सब मिलकर वांग मो को अपना निशाना नहीं बनाते थे? वो जो नीची जाति का इंसान था। इस बार स्कूल खत्म होने के बाद क्लास के बच्चों ने अपने बैग पैक करने की स्पीड कम कर दी थी। जब तक कि मैं क्लासरूम से बाहर नहीं निकल गया, बाकी सब एक एक करके वहां से निकल गए। अभी भी हल्की बारिश हो रही थी। मैं भीगते हुए सड़क पर आराम चल रहा था। मैं उस डामर वाली सड़क पर पानी उछालते हुए चल रहा था। मैंने उस हलचल वाली सड़क और टूटे फूटे घरों वाले इलाके के बीच के चौराहे पर एक जानी पहचानी सी शक्ल देखी। वो लड़की और उसके पिता बारिश में पूरी तरह भीग रहे थे। उन दोनों को दर्जनों बॉडीगार्ड्स ने घेर रखा था।
मैं बस स्टॉप पर उनकी तरफ अपनी पीठ करके एकदम शांति से चुपचाप बैठ गया। मैं चैनकी का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहता था। मैं बस उनके जाने का इंतजार करना चाहता था ताकि मैं अपने घर जा सकूं। वो बुढ़ा चैनकी आखिरकार बीमार पड़ ही गया। मुझे मजा आ गया। डॉक्टर ने कहा है कि अब वो नहीं बचेगा। मैंने वसीयत पहले ही फाड़ दी है चैनकी। अब देखते हैं कि तू कितना भौकाल दिखा सकती है। मेरी बेटी अंदाजा लगा कि अब मैं तेरे साथ कैसा सलूक करने वाला हूं। मैं खड़ा हो गया और किसी दुकान में बैठने की सोचने लगा। अमीरों के राज, मुझे एक शब्द नहीं सुनना था। मैंने अपना छाता पकड़ा और जाने वाला था कि अचानक बारिश तेज हो गई। मैंने एक कदम पीछे लिया और वापस बस स्टॉप में दुबक गया। मेरे पीछे से चैन की आवाज़ लगातार आ रही थी, मुझे मार डालो और क्या ही हो सकता है। नहीं, मैं तुझे इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं मारूंगा। चैन की, मैं तुझे तड़पाना चाहता हूं। मैं तुझे इतना तड़पाऊंगा कि तू खुद अपनी मौत की भीख मांगेगी। तूने मेरे बेटे को मारा है। तूने मेरे और रान रान के इकलौते बेटे को जान से मार डाला। चैन युआन ने अपना एक छाता पकड़ रखा था, पर वो अपने हमेशा वाले शरीफ रूप में नहीं था, बल्कि वो एक ऐसे पागल इंसान की तरह लग रहा था जिसका दिमाग सटक गया हो। उसका चेहरा एकदम खौफनाक था और वो चैन की को ऐसे देख रहा था जैसे किसी दुश्मन को देख रहा हो। चैन की हंसी, मैंने तेरे बेटे को बहुत पहले ही तड़पा कर मरवा दिया था। उसने ये बात आसानी से कही कि चैन युआन के पागलपन को एकदम इग्नोर कर दिया। चैन युआन इतना गुस्सा था कि उसकी आंखें लाल हो गई थीं। इसे पकड़ लो। पर किसी भी बॉडीगार्ड की जगह से हिलने की हिम्मत नहीं हुई। चैन की ने मजाक उड़ाते हुए एक मुस्कान दी और फिर सड़क किनारे खड़ी उस काली कार की तरफ चल दी। जनता के भारी गुस्से के बीच लिन नई और 2 लोगों को 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और नाबालिगों को छोड़ दिया गया था। इतनी हल्की सजा ने सबका खराब कर दिया था, लेकिन सारे फैसले कानून के हिसाब से हुए थे। जनता का गुस्सा चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, वो मामला वहीं खत्म हुआ। मैंने ऐप बंद किया और वीटॉक खोला। येजी की फोटो ग्रे हो गई थी। उसका आखिरी रिप्लाई 10 दिन पहले आया था। स्कूल में उस तूफान के बाद से चैन की ने क्लास आना बंद कर दिया। मैंने जूयू से सुना कि चैन युआन एक कदम आगे है और अब वो चैन ग्रुप का अस्थायी चेयरमैन है। चैन के को चैन युआन ने मौत के मुंह तक तपाया था और आखिर में उसके नाना किन यू ने उसे बचा लिया। जू यू ने यह भी बताया कि चैन की के नाना किन यू रहस्यमयी हैं। वो साफ तौर बस एक आम इंसान है, इसलिए किसी को नहीं पता कि उन्हें चैन की को चैन परिवार से बचाने की ताकत कहाँ से मिली। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे बस लगा कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। आसमान में एकदम कोहरा छाया हुआ था। सर्दियों के इस मौसम में आसमान देर से साफ हो रहा था। आज रविवार का दिन है। मैंने अस्पताल इसलिए किसी को नहीं पता कि उन्हें चैन की को चैन परिवार से बचाने की ताकत कहाँ से मिली। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे लगा कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। आसमान में एकदम कोहरा छाया हुआ था। सर्दियों के इस मौसम में आसमान देर से साफ हो रहा था। आज रविवार का दिन है। मैंने रेने अस्पताल जाने के लिए एक मोटी जैकेट पहनी थी। मैं अस्पताल के उस कमरे के बाहर रुका और कांच की खिड़की से अंदर की तरफ देखने लगा। वो एकदम कमजोर सा छोटा लड़का अस्पताल के उस बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी खराब हालत देखकर मेरा दिल बहुत भारी हो गया था। मैं बस बाहर खड़ा होकर उसे देखता रहा, क्योंकि मैं उसके लिए और कुछ भी नहीं कर सकता था। वो लड़का बहुत गहरी नींद में सो रहा था और मैं बस उसके लिए दुआ कर रहा था। उस खूबसूरत औरत की पुरानी चमक अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसके बाल बिखरे थे और आंखें लाल थी। वो रोकर बोली, ताओ एर, तुम मेरे खून हो तो मैच क्यों नहीं हुआ? माँ, तुम बिल्कुल भी मत रो। अगर मैं मर भी गया तो क्या मैं एक पवित्र रक्षक आत्मा बन जाऊंगा और साया बनकर हमेशा तुम्हारे साथ ही रहकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम लोड मत ले माँ। माँ, तुम मुझे ऊपर बहुत सारी चॉकलेट भेजना, बिल्कुल मत भूलना। उस छोटे से बच्चे ने दर्द में भी एक झूठी और प्यारी मुस्कान के साथ अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़े रखा। बच्चा बोला, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या तुम मुझे नाश्ता दिला दोगी? मैं चुपके से हॉल के आखिर में चला गया और खिड़की के बाहर का नज़ारा देखने का नाटक करने लगा। मैंने उस औरत के जल्दी से कमरे से बाहर निकलने का इंतजार किया और फिर मैं अंदर गया। बड़े भैया, क्या आप यहाँ खास मुझसे मिलने के लिए ही आए हो? उस छोटे बच्चे की एकदम साफ आंखें जंगल के बीच बहने वाली एक शांत और जिंदगी से भरी नदी की तरह गहरी और पारदर्शी थी। मैंने अपनी जेब से एक चॉकलेट बार बाहर निकाली और उस बार को उस बच्चे के तकिए के पास रख दिया। वो बोला, थैंक यू बड़े भैया, मेरा नाम चेन ताओ है। फिर उसने वो चॉकलेट बार अपने छोटे हाथों में उठाई। मेरी जैसी दिखने वाली उसकी आंखों में एक सच्ची और मासूम खुशी चमक रही थी। पता चलता था कि उसके माँ बाप उससे बहुत प्यार करते हैं। ये तुम्हारा गिफ्ट है। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि तुम एक बहुत ही लंबी और बेहतरीन जिंदगी जियो और हमेशा हर एक दिन तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां ही रहें। उस छोटे बच्चे ने अपने तकिए के ठीक नीचे से एक बहुत ही शानदार लाल रंग का डब्बा बाहर निकाला। उस डब्बे के अंदर एक चमकता हुआ एकदम असली सोने का लॉकेट रखा हुआ था। ये देखकर मैं तो वहीं सुन पड़ गया। मुझे अचानक से बहुत जोर से रोने का मन किया। चू जियानरान सच में एक बहुत ही ज्यादा भयंकर और घटिया औरत है। इतनी नीच औरत का इतना प्यारा और एकदम अच्छा बेटा कैसे हो सकता है? ये गिफ्ट सच में बहुत कीमती है। मैं इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो बोला, मैंने तुम्हारे लिए इसे खरीदने के वास्ते काफी लंबे समय तक अपनी पॉकेट मनी बचाई थी। ये तुम्हारे 18वें जन्मदिन के लिए था, लेकिन अब मैं उस दिन का और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। क्या तुम मेरे जन्मदिन पर मुझे फूलों का एक प्यारा सा गुलदस्ता दे सकते हो? मैं उस फरिश्ते की मासूमियत को बिल्कुल भी मना नहीं कर पाया भैया। मैंने उस प्यारे से सोने के लॉकेट को अपनी जेब में रखा और फिर बोन मैरो टेस्ट करवाने के लिए एक नर्स को ढूंढने उस कमरे से बाहर आ गया। उस टेस्ट का रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ गया। वो हाई रेजोल्यूशन वाला टेस्ट एकदम सक्सेसफुल रहा और हमारा बोन मैरो मैच हो गया। मैं चिंताओं को डोनेट कर सकता हूँ, लेकिन 15 जनवरी से पहले मुझे अपना वजन 60 किलो तक बढ़ाना होगा, तभी मैं ये डोनेट कर पाऊंगा।
मैं उस नर्स के पीछे पीछे वापस उसी हॉस्पिटल वाले कमरे के दरवाजे तक आ गया। चू जियानरान अब तक वापस आ चुकी थी। मैं अंदर जाए बिना ही दरवाजे पर रुक गया। नर्स ने उसे वो अच्छी खबर सुनाई जिसे सुनकर चू जियानरान खुशी के मारे बहुत जोर से रोने लगी। उसने हॉस्पिटल के बिस्तर पर बैठे अपने बेटे को गले लगाया और चुपचाप सिसकने लगी। उसकी बाहों में लिपटे उस छोटे लड़के की नजरें सीधे दरवाजे पर ही टिकी थी। मैं दरवाजे के पीछे वाले अंधेरे कोने में छुप गया। मैं दूसरों की खुशियों को चुपके से ताकने वाले उस इंसान जैसा था जो सिर्फ एक बंजर रेगिस्तान में ही भटक सकता था। माँ, क्या बोन मैरो डोनेट करने में दर्द होता है? हाँ होता है, इसलिए हमें उनका शुक्रिया करना चाहिए। उस डोनेट करने वाले ने तुम्हें एक एकदम नई जिंदगी दी है। भविष्य में हमारे ताओएर को भी बड़ा होकर बिल्कुल उनके ही जैसा एक बहुत दयालु और अच्छा इंसान बनना होगा। ठीक है, बच्चा बोला। माँ, मुझे असल में सब पता है। मैं कांच की खिड़की के पास झुका और मैंने अपने होठों पर उंगली रख ली। जैसे ही मैं हॉस्पिटल से निकला तो येजी का एक मैसेज आ गया। नुओ नुओ, मैं आजकल थोड़ी बिजी हूँ। इतने दिनों तक एकदम से गायब रहने के लिए क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मैंने बोला, बिल्कुल भी नहीं। तुम बस अपना सारा काम निपटाओ। कोई बात नहीं, मुझे नवंबर वाले उस एग्जाम में पूरी क्लास में फर्स्ट प्राइज मिला है। इसी समय पर वहां शेनची का पूरा शरीर भयंकर और दर्दनाक घावों से पूरी तरह भरा हुआ था। नवंबर में वांगमो ने वो एग्जाम नहीं दिया था, इसलिए वो फर्स्ट आने में कामयाब हो गया। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है यार। भविष्य में हम एक ही यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और एक साथ कॉलेज लाइफ का पूरा मजा ले सकते हैं। ये सोचकर मेरी आंखों में एक खुशी चमक उठी। मैं अपने आने वाले भविष्य की पूरी प्लानिंग कर रहा हूँ। अब आधे महीने से भी कम समय में हम फाइनली एक दूसरे से मिल सकते हैं। तुम आओगी ना? मैंने बोला, हाँ मैं पक्का आऊंगा। 20 दिसंबर, उस दिन हमारी 12वीं क्लास के पहले सेमेस्टर का एकदम आखिरी वाला फाइनल एग्जाम था और वो शेनची आज के दिन भी स्कूल में अपना मुंह दिखाने बिल्कुल नहीं आई थी। मैंने चैन की सांस ली और मुझे ऐसा लगा कि आज तो ये मनहूस आसमान भी बहुत ज्यादा चमक रहा है। 22 दिसंबर से ठीक एक शाम पहले येजी ने मुझे एक साथ बहुत सारे प्यारे मैसेज भेजे थे। मुझे क्या करना चाहिए? नुओ नुओ, मुझे घबराहट हो रही है। क्या तुम्हें मेरी शक्ल एकदम भद्दी लगेगी? हमने तो पहले ही तय किया था कि हम कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हें मैं बदसूरत लगी तो मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा सकती हूँ। ये पढ़कर मैं इतना हंसा कि मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। साला, इतनी प्यारी लड़की इस दुनिया में कैसे हो सकती है? चेन युआन की नज़रों से बचने के लिए हमने शहर के बाहर एक कैफे में मिलने का प्लान बनाया था। उधर डर के मारे चेन के की हथेलियों में पसीना आ रहा था। घर से भागते वक्त वो जो थोड़े से पैसे लाई थी उससे उसने एक सस्ता सा कोट खरीदा था और बचे हुए पैसों से वो नुओ नुओ को कॉफी पिलाना चाहती थी क्योंकि वो लौंडा बहुत गरीब था। मैं टैक्सी लेकर उस तय की गई जगह पर पहुंच गया। इस सूखे मौसम में उस परछाई के वो रंग सर्दियों की सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज लग रहे थे यार। मैंने अपना फोन मजबूती से पकड़ा हुआ था और दूर से ही कैफे के बाहर मुझे एक बहुत ही ज्यादा जानी पहचानी सी परछाई दिखाई दी। मैंने झट से अपना वो फोन बाहर निकाला। क्या तुम यहाँ पहुंच गई हो या फिर हमें अपनी ये जगह बदल लेनी चाहिए? उसने मैसेज किया। मैं यहाँ आ गई हूँ। तुम कहाँ जाना चाहते हो? मुझे किसी भी जगह से कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस मैसेज को घूरता ही रह गया और मैंने अपने होठों को बहुत जोर से भींच लिया। मैंने पूछा, क्या तुम अंदर हो या बाहर? उसने कहा, मैं तो एकदम गेट के पास खड़ी हूँ। मैं एक घनी झाड़ी के पीछे खड़ा था। मैंने घबराकर अपना सिर उठाया और कैफे की तरफ देखा, लेकिन उस दरवाजे के बाहर सिर्फ चेन के खड़ी थी। मेरी मुस्कान शून्य पड़ गई थी। मेरी उंगलियां बुरी तरह से कांपने लगी थी। मेरे फोन पर लगातार धड़ाधड़ कई सारे मैसेज आ रहे थे। नुओ नुओ, क्या तुम अभी तक यहाँ पहुंचे हो? मैंने एक सफेद रंग का कोट पहना हुआ है और मेरे बाल काले रंग के हैं। नुओ नुओ, मुझे माफ करना यार, मैं तुम्हें बताना भूल गई, मेरा असली नाम चेन के है। इसके बाद जो भी फालतू मैसेज आए मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ सका। मैंने एक बार फिर से अपनी नजरें घुमाकर उस कैफे की तरफ देखा। लंबे काले बालों और सफेद कोट वाली उस लड़की का वो खूबसूरत चेहरा धूप में चमक रहा था, जैसे स्कूल में सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लाने वाली और सबकी चहेती कोई बहुत बढ़िया स्टूडेंट हो। मेरे दिमाग में कई अलग अलग तरह की यादें आपस में बुरी तरह टकरा रही थी। मुझे ये जी की वो हर एक प्यारी किस याद आई। उन सबसे बुरे सालों में वो मेरी इकलौती उम्मीद थी यार। वो मेरी जिंदगी की चांदनी थी, लेकिन बहुत ही जल्दी वो सारी खूबसूरत और अच्छी यादें मिट गईं और उनकी जगह पर अनगिनत खौफनाक और मेरी रूह कंपा देने वाली डरावनी यादों ने कब्जा कर लिया। वो खुखार नजरें, वो भयंकर बेइज्जती, वो मारपीट, वो अकेलापन और वो टॉर्चर, वो अनगिनत छोटी बातें जिन्हें मैंने नजरअंदाज किया था, वो सब अब मेरे दिमाग में भयंकर तरीके से तांडव मचा रही थी। चेन के और ये जी, इसका मतलब था कि वो शुरू से ही एक ही इंसान थे। तभी तो मैं सोचूं कि चेन के ने बिना किसी वजह के अपने बाल क्यों रंगे थे। तभी मैं सोचूं कि वो खास मुझसे ट्यूशन पढ़ने क्यों आई थी। तभी तो जब वो स्कूल से गायब होती थी तो येजी भी एकदम अचानक से गायब हो जाती थी। तो पूरा माजरा ये था कि येजी ही चेन के है। मेरी तो एकदम हवा टाइट हो गई और मुझे भयंकर ठंड लगने लगी। सुशी की ये सर्दियां सच में बहुत ही ज्यादा हड्डियां कंपा देने वाली हैं। मैंने अपनी मुंडी उठाकर एक बार फिर से चेन के को देखा। वो लड़की बहुत जल्दी में लग रही थी। उसने फोन पकड़ा था और वो बिना रुके लगातार टाइप कर रही थी। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैंने अपनी आंखें बंद की और मेरी आंख से एक आंसू नीचे गिर गया। मेरा उसके लिए वो सारा का सारा प्यार एकदम हवा हो गया। एक पल में ही मेरे अंदर सिर्फ एक भयंकर और आग जैसी नफरत बची थी। मैं बस यही सोच रहा था कि कैसे उसने लोगों को बुलाकर मुझे बेइज्जत करवाया, मुझे पीटा और मुझे तड़पाया। मैंने गुस्से में उसकी प्रोफाइल पिक्चर पर टैप किया और बिना कुछ सोचे समझे उसे अनफ्रेंड कर दिया। फिर मैंने जानबूझकर उसे हमेशा के लिए ब्लॉक भी कर दिया। उन सूखे और बिना पत्तों वाले पेड़ों के तनों के बीच से मैंने अपना सिर घुमाया और अपना दिल पत्थर करके मैंने आखिरी बार उस चेन के की तरफ देखा। यार, मैं देखता हूं कि वो भयंकर गुस्से में अपना फोन जोर से जमीन पर दे मारती है। इतनी ज्यादा अकड़ वाली इंसान अब पागलों की तरह पूरी सड़क पर किसी को ढूंढ रही है।
वो वहां से गुजरने वाले हर आदमी को पकड़कर उसके सामने गिड़गिड़ा रही है और सवाल पूछ रही है, लेकिन लोग उसे किसी पागल औरत की तरह एकदम इग्नोर कर रहे हैं। वो लोग उस पागल से बचने के लिए एकदम पतली गली से निकल रहे हैं। चेन के उस कॉफी शॉप के ठीक सामने बुरी तरह से टूटकर खड़ी है। वो ऊपर देखती है और उसकी नजरें मुझसे टकराती है। मैं उस लड़की की आंखों के आंसुओं को बिल्कुल भूल चुका हूँ। उन भयंकर ठंडी और गहरी काली आंखों में आज कोई बेइज्जती नहीं थी और ना ही कोई नफरत थी। उनमें सिर्फ घबराहट थी। तो इसका मतलब चेन के को भी रोना आता है। लगता है कि वो मेरी सोच से भी ज्यादा मुझसे प्यार करती है। यह खौफनाक बात याद आते ही डर के मारे मेरी हवा टाइट हो गई थी। मेरा पूरा शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मैं किसी भी कीमत पर उस पागल और ढीठ चुड़ैल को अपनी असली पहचान का सच बिल्कुल नहीं बता सकता। वो औरत तो पैदाइशी पागल है। अगर उसे मेरी असलियत पता चल गई तो वो मुझे कभी भी अपने चंगुल से जाने नहीं देगी। और वैसे भी मैं उस नीच इंसान से प्यार नहीं कर सकता जिसने मुझे रुलाया है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे इग्नोर किया, उसकी मनहूस शक्ल देखी और वहां से कट लिया। सुशी शहर का मौसम तो साला पलक झपकते ही बदल जाता है। मेरे घर पहुंचते ही आसमान की वो कड़कती धूप काले बादलों के पीछे पूरी तरह छिप गई थी और बहुत ही भयानक वाली खौफनाक बारिश आसमान से नीचे गिरने लगी थी। आज बारिश के कारण हमारे केक की दुकान एकदम बंद थी। दादी खास तौर पर मेरे लिए बाजार से वो महंगा मांस खरीद कर लाई थी। पिछले कुछ दिनों से हमारी दुकान का धंधा एकदम बढ़िया और कड़क चल रहा था। लगातार काम करने से दादी इतनी थक गई थी कि उनका बेचारा हाथ भी सीधा नहीं हो रहा था। वो मुझे खिला पिलाकर एकदम तगड़ा और गोल मटोल बनाना चाहती हैं। उनके इस सच्चे प्यार को देखकर मेरी सारी उदासी और मेरा गुस्सा पूरी तरह से छूमंतर हो गया था। मेरी दादी सच में मुझे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करती हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी उनका सबसे अच्छा और प्यारा पोता बनकर उनके साथ रहना चाहता हूँ। मैं अपने कमरे की खिड़की पर आराम से लेट गया और बाहर हो रही उस तेज भयंकर बारिश को देखने लगा। वो खौफनाक बारिश पूरी दुनिया की सारी गंदगी को अपने साथ बहुत ही अच्छे से धोकर साफ कर रही थी। उस वक्त मेरे दिमाग का दही हो रहा था और विचारों की भयानक भसड़ मची थी। क्या वो डायन अब भी वहां उस कैफे के बाहर खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही होगी? मैंने तुरंत अपना सिर हिलाया और उस शैतान की खौफनाक मनहूस शक्ल को अपने दिमाग से झटके में बाहर निकालकर फेंक दिया। यह बारिश का बहुत ही ज्यादा उदास और अजीब दिन था। अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की कड़क तैयारी करने के लिए मैंने अपना मोबाइल चलाना एकदम कम कर दिया था और मैं अपने प्रैक्टिस टेस्ट के पन्नों में बहुत ही बुरी तरह से घुस गया था। बाहर बहुत ही भयंकर और तेज बारिश लगातार गिर रही थी। वो चुड़ैल उस खौफनाक तूफान में पूरी तरह भीग चुकी थी और कॉफी शॉप के बाहर दिन से लेकर रात पागलों की तरह खड़ी इंतजार करती रही। ठंड से उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। ब्लॉक होने के बाद उसका संतुलन बिगड़ा और वो नीचे धड़ाम से गिरी। उसने मुझे लगातार कई सारे मैसेज भेजे पर उन सब पर लाल रंग का निशान आ गया था, यानी मैंने उसे ब्लॉक कर रखा था। इस वजह से उसका पत्थर दिल टूटकर पूरी तरह चकनाचूर हो गया था और उसके दिल का हर एक टुकड़ा इस भारी बारिश में पूरी तरह बह गया था। उस बेवकूफ ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और तेज भूख के कारण उसे चक्कर आ रहे थे। वो उस कॉफी शॉप के सामने घुटनों के बल बैठकर अपने पुराने मैसेज पढ़ने लगी। वो सिसक रही थी। उसे दुनिया के एक कोने में उसके सबसे प्यारे इंसान ने ही भयानक धोखा देकर अकेला छोड़ दिया था। अब नुयान यांग नुओ को उस छपरी लड़की की कोई जरूरत नहीं है। भाई उसका कट गया। तभी उस सुनसान रात में उसके फोन पर लगातार कई मैसेज आने लगे। उसने अपनी लाल सूजी हुई आंखों से उम्मीद के साथ उन्हें खोला, पर उनमें से मेरा कोई मैसेज नहीं था। मुझे नहीं पता कि उसने वहां कब तक मेरा पागलों की तरह इंतजार किया, जब तक कि ठंड से उसके होश पूरी तरह उड़ नहीं गए थे। सुबह का आसमान एकदम साफ हो रहा था। वो उठी और धीरे धीरे अपने किराए के पुराने घर की तरफ लौटी। वो खुद को एक खौफनाक सजा देते हुए भगवान से रहम की भीख मांग रही थी, पर कोई भी चमत्कार नहीं हुआ। किस्मत को उस घटिया लड़की पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। 1 जनवरी को नया साल शुरू हुआ और हमारा केक का धंधा भी एकदम जोरों शोरों से चमक गया। मैं अपनी दादी की मदद करने के लिए एप्रन पहनकर ठेला लगा ही रहा था। तभी अचानक मेरे सिर पर एक रिबन गिरा। मैंने ऊपर देखा तो वांग किन और यांग झाओ वहां मुस्कुराते हुए खड़े थे, जो कॉलेज के एडवेंचर क्लब में बहुत ही अच्छे दोस्त बने थे। उनके ठीक पीछे जुकिंग खड़ी थी, जिसने पूरे 2 महीने की लंबी थेरेपी लेकर उस खौफनाक हादसे को पीछे छोड़ दिया था। वो मेरे हाथ का बना कमाल का खाना चखने के लिए आए थे। वो दोनों लड़कियां बहुत ही कातिलाना और रोमांटिक अंदाज में मेरी तरफ देखकर मुस्कुराईं। उनकी वो खूबसूरत हंसी मार्च की उस चिलचिलाती धूप से भी बहुत तगड़ी और गर्मी देने वाली लग रही थी। वहां लोगों की भारी भीड़ लगातार बढ़ रही थी। उन्होंने अपना केक मजे से खत्म किया और फिर दादी की मदद करने लगे। हम सब सुबह से शाम तक पागलों की तरह काम कर रहे थे। रात के खाने पर हमने अगले दिन स्टोन विलेज जाने का कड़क प्लान बनाया। ये रहस्यमय जगह जुंजियांग हुआ द्वीप पर मौजूद है, जो कई सालों से एकदम वीरान और खाली पड़ी है और कहा जाता है कि वहां जंगली घास उगाई है। वहीं दूसरी तरफ उस टूटे किराए के घर में वो डायन अपना खाना लेकर ऊपर गई। वो पुराना घर बिल्कुल भी आवाज नहीं रोक पाता था, इसलिए दरवाजे की दरार से उसके नाना किन यू की बकवास बाहर आ रही थी। वो बोले, युआन, मैंने उस लड़की को इतने सालों पाला, क्या उसकी औकात सिर्फ इतनी ही है? हमने पहले जिस कीमत की बात की थी वो अब नहीं चलेगी। तुम रकम दोबारा सोच लो। किन यू के कान खराब हो चुके थे, इसलिए उसने फोन स्पीकर पर रखा था। आवाज आई, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? 100 मिलियन। क्या बुढ़े चेन ने उसे अपने परिवार का वारिस घोषित कर दिया है? तुम मुझे तुरंत पैसे भेजो और मैं तुम्हें उसी वक्त उसकी असली लोकेशन भेज दूंगा। दूसरी तरफ का इंसान काफी देर तक चुप रहा और फिर धीरे से बोला, क्या तुमने मेरे लिए वो जानकारी निकाली? क्या वो उन लोगों के साथ अकेले में संपर्क कर रही है जिन्हें उस पुराने बुढ़े ने अपने पीछे छोड़ दिया था? अब मुझे ये सब कुछ साफ साफ जानना है ताकि मैं अपना गेम बजा सकूं। बिल्कुल।